हेलो दोस्तों। जिस तरह आपको पता है कि कंपटीशन दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है और इसमें एनसीईआरटी का महत्व उतना ही बढ़ते जा रहा है। इसी के लिए आज के वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी साइंस का जो क्लास 8 का क्वेश्चन है सारा का सारा, जो जितना भी आपका 13 चैप्टर है वो सभी चैप्टरों का जितना भी एमसीक्यू एनसीईआरटी 360 बुक में दिया हुआ है उसका आज हम लोग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 सबसे पहला इसका क्वेश्चन है आपका फसल उत्पादन और प्रबंधन। इसमें टोटल 25 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, यह बात बिल्कुल सही है। हमारा देश जो है वो एक कृषि प्रधान देश है। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित, उचित और प्रबंधन का वितरण आवश्यक है। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे को बड़े स्थान पर उगाया जाता है तो उसे फसल कहते हैं। तो तीनों सही है आपका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है। ठीक है, हमको ये बताना। पहला है, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलें खरीफ फसलें कहलाती है। ये बात बिल्कुल सही है। जो वर्षा ऋतु में हम लोग जो फसल बोते हैं ना उन्हें खरीफ फसल कहते हैं। धान, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन और कपास खरीफ फसलों के उदाहरण है। यह भी बात बिल्कुल सही है। भारत में सामान्य रूप से 15 जून से 15 सितंबर, कब से कब, 15 जून से 15 सितंबर तक वर्षा ऋतु होती है, जबकि संपूर्ण देश में दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं प्रभावी होती है। इसका फसल सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। ये जो फसल होता है इसको सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। तो सबका सब सही है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ फसल नहीं है। तो बाजरा एक खरीफ फसल है, मूंग खरीफ फसल है, तुअर या अरहर मसूर खरीफ फसल है, पर जो मटर होता है वो एक आपका रबी फसल होता है। मटर क्या होता है, रबी फसल होता है। ठीक है, रबी फसल आप देख सकते हैं, गेहूं, चना, मटर, सरसों है, जबकि बाजरा, मूंग, सोयाबीन, तुरल, मूंगफली, कपास इत्यादि ये सब खरीफ फसल है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, आपको बताना है, शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती है। शीत ऋतु में अक्टूबर से मार्च में जो फसलें उगाई जाती है ना उन्हें रबी फसल कहते हैं। जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों, अरसी रबी फसल के उदाहरण है। रबी फसल की कटाई अप्रैल से मई तक में की जाती है। तो इसमें सभी कथन सही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देख सकते हैं, अक्टूबर से मार्च में बोई जाती है, फसल कटाई हो जाती है। निम्नलिखित में से रबी फसल का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा रबी फसल है आपको, चना रबी फसल है, सरसों रबी फसल है, मटर रबी फसल है, पर जूट तो आपका एक खरीफ फसल है। माने ये तो अलग चीज़ है ना, खरीफ ये एक। खेती की प्रक्रिया के अनुसार क्या बोलता है, खेती की प्रक्रिया के अनुसार निम्नलिखित अनुरूपों में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग भूमि का जोत करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, भूमि का जोत करते हैं। फिर उसमें बीज की बुआई करते हैं, बीज की बुआई करते हैं। फिर हम लोग खाद डालते हैं। फिर हम लोग सिंचाई करते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। फिर हम लोग कटाई करते हैं। फिर हम लोग कटाई करते हैं। फिर आता है, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, ये क्रियाकलाप कृषि पद्धति में आगे मिट्टी को तैयार करना, बुआई करना, खाद और उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार की सुरक्षा करना, कटाई करना, भंडारण करना है। किसी जीव को किसान मित्र के रूप में जाना जाता है। किस जीव को किसान मित्र के रूप में जाना जाता है, तो केचुआ को। किस जीव को किसान मित्र के रूप में जाना जाता है, तो केचुआ को जानते हैं। फिर कहता है, मिट्टी को पलटना, क्या कहता है, मिट्टी को उलटना पलटना पोला करना फसल उगाने के लिए क्यों आवश्यक है। मिट्टी को उलटना पलटना पोला करना फसल तैयार करने के लिए क्यों आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी पौधे में वृद्धि में सहायक होते हैं। ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की जो मिट्टी होती है वो पौधे में वृद्धि में सहायक होते हैं। इसे उलटने पलटने पोला करने से पोषक पदार्थों में ऊपर आ जाता है, और इसको उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं। फिर आता है, मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उसे जुताई कहते हैं। मिट्टी को उलटने पलटने पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। किसका इस्तेमाल अंकुरण अवस्था में पहले मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है, तो कुदाली का। मिट्टी को ढीला कैसे करते हैं हम लोग, अगर अंकुरण करने से पहले उसको कुदाली से करेंगे, कल्टीवेटर से करेंगे। कुदाली हो, कल्टीवेटर हो या हल हो, ये सभी से हम लोग करते हैं। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टरों द्वारा संचालित किसका प्रयोग करते हैं, तो कल्टीवेटर का। आजकल जो बुआई करते हैं ना तो ट्रैक्टरों द्वारा संचालित किसका प्रयोग करते हैं, कल्टीवेटर का प्रयोग करते हैं। किसे करते हैं, कल्टीवेटर का करते हैं। खाद एक अकार्बनिक जैविक पदार्थ है जो कि पौधे के जंतु अवशिष्ट प्राप्त करते हैं।
क्या बोल रहा है, कौन कथनों में सही विचार आपको बताना है कौन सा है। तो खाद्य जो होता है एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है, ये बात बिल्कुल सही है। और जो पौधे और जंतुओं के अवशिष्ट से प्राप्त होती है, ये बात बिल्कुल सही है। फसलों को लगातार उगाने से मिट्टी की उर्वरता बनती नहीं। अगर फसलों को अगर आप लगातार उगाइएगा मिट्टी की उर्वरता खो देगी ना, तो ये नहीं होगा, दूसरा गलत है। कहता है उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी में क्या हो सकता है। अगर मान लिया आप उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग कीजिएगा तो मिट्टी में क्या हो जाएगा। उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से कार्बनिक पदार्थों को पुनः प्राप्ति नहीं होगी, ये बात सही बात है। सूक्ष्म जीवों का जीवन चक्र को अवरुद्ध होगा, सही बात है। बहुत ज़्यादा उर्वरक डालिएगा तो सूक्ष्म जीवों का चक्र को अवरुद्ध तो हो ही जाएगा, मिट्टी अनउपजाऊ हो जाएगी और मिट्टी क्या होगी, अनउपजाऊ हो जाएगी। तो सभी सत्य है, ठीक है। मिट्टी को पोषकों की प्रतिपूर्ति का तरीका क्या है, फसल चक्रण और खाद का उपयोग। मिट्टी के पोषकों की प्रतिपूर्ति का तरीका क्या है, फसल चक्रण और खाद का प्रयोग करना, फसल चक्रण और खाद का प्रयोग करना। जैविक खाद उर्वरकों की अपेक्षा अधिक मानी जाती है, जैविक जो खाद है उर्वरकों की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण कौन सा नहीं है, तो कौन कौन है। इसमें मिट्टी की जल धारण क्षमता ज़्यादा होती है, जो जैविक खाद होते हैं उसमें मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है, ये बात तो बिल्कुल सही है। इसमें मिट्टी भुरभुरी और सरंध हो जाती है, जिसके कारण गैसों का विनिमय सरलता से होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। इसमें जैविक खाद मिट्टी के गठन में सुधार करता है, जो जैविक खाद होता है वो मिट्टी के गठन में सुधार करता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। इसमें मित्र जीवाणुओं की संख्या कमी नहीं अधिक होती है, इसमें जो मित्र जीवाणु होते हैं ना उसकी संख्या अधिक होती है। देखिए क्या क्या लिखता है कि जैविक खाद की अपेक्षा क्यों अच्छी मानी जाती है, इसका कारण देखिए क्या क्या है। पहला कारण है मिट्टी में जल धारण क्षमता वृद्धि होती है, इसमें मिट्टी भुरभुरी और सरंध होती है जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होती है। इसमें जीवाणु की संख्या में वृद्धि होती है। इस जैविक खाद में मिट्टी का गठन में सुधार होता है। पौधे के उपयोग पर विचार कीजिए, पौधे के उपयोग के लिए विचार कीजिए क्या क्या है। पहला, बीजों के अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं होता, बीजों का जो अंकुरण है वो शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता है। पौधे को 90% जल होता है, यह भी बात सही है। और पौधे के जड़ों में जल द्वारा अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिज और उर्वरकों का भी उपयोग होता है, मैंने तीनों बात इसमें सत्य है। शुष्क क्षेत्रों में असमतल भूमि सतह के भी साथ खींचे गए महत्वपूर्ण कौन सी है, तो छिड़काव को। क्या कहता है, शुष्क क्षेत्रों में समतल सतह के साथ खींची गई सबसे उपयुक्त कौन सी है, तो छिड़काव है। क्या है, छिड़काव है। छिड़काव इस विधि का उपयोग हम लोग असमतल भूमि में करते हैं जहां जल की कम मात्रा का उपयोग होता है। सिंचाई के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का पानी बूंद बूंद करके जड़ों के पास गिरती है, तो ड्रिप प्रणाली द्वारा। किसके द्वारा, ड्रिप प्रणाली के द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छिड़काव लॉन कॉफी खेती और कई फसलों के लिए अत्यधिक उपयोगी। जो छिड़काव जो प्रणाली है वो लॉन में, कॉफी में खेती और कई अन्य फसलों के लिए उपयोगी होती है। ड्रिप सिंचाई फसलदार पौधों को और बगीचों और वृक्षों के पानी देने का एक सर्वोत्तम तरीका है। और ड्रिप सिंचाई जो होता है ना, वो फसलदार पौधों में, बगीचों में, वृक्षों में पानी देने का एक सर्वोत्तम तरीका है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन 20 नंबर। खेती के अन्य वंचित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, इस वंचित पौधे में खरपतवार को कहते हैं। ठीक है, क्या बोलता है, खेती में अन्य वंचित पौधे प्राकृतिक रूप से फसलों के साथ उग जाते हैं, इस वंचित पौधे को खरपतवार कहते हैं। सही बात है। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उसके पुष्पन और बीज बोने से पहले होता है। खरपतवार को कब हटाना चाहिए, सर्वोत्तम समय होता है उसके पुष्पन या बीज बोने से पहले ही हमें उसे हटा देना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या लिखा, खेतों के अन्य अवंचित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, इन वंचित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उसके पुष्पन और बीज बोने से पहले का होता है। कहता है खेतों में खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं, जो खेतों से हम लोग खरपतवार हटाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग निराई कहते हैं। खेतों से खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को हम लोग निराई कहते हैं। क्या कहते हैं, निराई कहते हैं, खरपतवार निराई कहते हैं। 2,4-D एक क्या है, 2,4-D एक खरपतवारनाशी होता है। 2,4-D क्या है, तो खरपतवारनाशी है। 2,4-D रासायनिक उपयोग हम लोग खरपतवार नियंत्रण के लिए करते हैं, जिन्हें खरपतवारनाशी कहते हैं। अनाज फसल को पकाने में लगभग कितने महीने का समय लगता है, तो 3 से 4 महीने का समय लगता है। फिर कहता है 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण बियोइंग विधि के द्वारा पृथक किया जाता है, तो
और भूषण के द्वारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण बोइंग विधि विनोइंग विधि द्वारा पृथक किया जाता है? तो अन्न कण और भूसे का मिश्रण का, अन्न कण और भूसे का मिश्रण का। बोइंग फटकने वाली विधि द्वारा अनाज में भूसी के मिश्रण को अलग कर दिया। देख रहे हैं, ये फटकने की एक विधि है, इसके द्वारा अलग किया जा रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, देखते सत्य कौन कौन कथन है। ठीक है, भंडारण से पहले बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है। सही बात है, भंडारण से पहले बीजों को धूप में सुखाना चाहिए। ताज़ा फसल को नमी की मात्रा अधिक होती है। जो ताज़ा फसल होता है उसमें नमी की मात्रा भी अधिक होती है। बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलों में किया जाता है। बीजों का जो बड़े पैमाने भंडारण जो है ना, वो साइलों में किया जाता है। ठीक है, भंडारण से पहले अनाजों को धूप में सुखाना आवश्यक होता है, जिसमें कि उनके नमी की कमी आ जाए। अब आइए, दूसरा चैप्टर है आपका सूक्ष्म जीव और मित्र। दूसरा चैप्टर कौन सा है? सूक्ष्म जीव और मित्र, जिसमें भी 25 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सूक्ष्म जीव का उदाहरण कौन है? निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव का उदाहरण है? तो वो कवक है, जीवाणु है, प्रोटोजोवा है और शैवाल। सभी आपके सूक्ष्म जीव के उदाहरण है। कौन कौन? कवक, प्रोटोजोवा, जीवाणु, शैवाल, आपके सभी सूक्ष्म जीव हैं। कवक, अमीबा, पेटाशीमिया, जीवाणु, जीवाणु देख रहे सब फोटो है सबका। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कुछ सवाल, ये सभी फोटो है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन को बताना है। तो सत्य कथन देखते हैं कौन कौन है। विषाणु, वायरस भी सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु ये अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न है। जो विषाणु है ना, वायरस, ये भी सूक्ष्म जीव होते हैं, पर ये अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। ठीक है, ये केवल परपोषी के गुणन करते हैं। जो विषाणु है, ये केवल परपोषी में गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। ये केवल परपोषी में गुणन करते हैं, अर्थात जो जीवाणु है पौधे और जंतु दोनों में गुणन कर सकते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे कि पीलिया, खसरा विषाणु वायरस के द्वारा होता है। जो कुछ विशेष रोग है जैसे पोलियो, खसरा, ये विषाणु के द्वारा होता है। अतिसार मलेरिया नहीं, अतिसार मलेरिया से नहीं, बात गलत है। ये देखिए क्या लिखा है इसमें, विषाणु वायरस भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु ये अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न है। ये केवल परपोषी से गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे और जंतु दोनों से गुणन करते हैं। ओहो, जो विषाणु होते हैं ना, ये केवल परपोषी में गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे और जंतु से गुणन करते हैं। ठीक है, कुछ रोग जैसे कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा, अधिकतम खांसी विषाणु द्वारा होता है। कुछ विशेष रोग जैसे पोलियो और खसरा विषाणु द्वारा होता है, पर अतिसार और मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। जो अतिसार और मलेरिया है ना, वो प्रोटोजोआ द्वारा होता है। टाइफाइड और क्षय रोग जीवाणु के द्वारा होता है। इसी के लिए 3 नंबर गलत हो गया, क्योंकि अतिसार और मलेरिया वायरस के द्वारा बोला, ना कि ये वायरस से नहीं होता है, ये सब प्रोटोजोआ से होता है। आइए 3 नंबर क्वेश्चन देखें। सूक्ष्म जीवों के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या क्या कथन है? सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय होते हैं अथवा बहुकोशिकीय होते हैं। सूक्ष्म जीव जो है वो एक कोशिकीय हो सकते हैं अथवा बहुकोशिकीय हो सकते हैं। जो सूक्ष्म जीव है वो एक कोशिकीय होंगे अथवा बहुकोशिकीय होंगे। अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, जबकि एक कवक और जीवाणु समूह में रहते हैं। ठीक है, देखिए जो सूक्ष्म जीव जो है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, या तो वो एक कोशिकीय होंगे, माने एक होंगे, या तो बहुकोशिकीय होंगे। ठीक है, अमीबा जो है वो एक सूक्ष्म जीव है जो अकेले रहता है, जो एक कोशिकीय हो गया। वही कवक और जीवाणु जो है वो समूह में रहते हैं, माने वो बहुसंख्य हो गए। ठीक है, आगे क्या कहता है, निम्नलिखित में किसका उपयोग औषधि उत्पादन और कृषि मृदा को उर्वरता में वृद्धि करने के लिए किया जाता है, जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है? ठीक है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग औषधि उत्पादन, कृषि में मृदा उर्वरता में वृद्धि करने के लिए किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? वो होता है जीवाणु से किया जाता है। किसे करते हैं? तो जीवाणु से करते हैं। फिर आता है दही बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया हमें चाहिए? दही बनाने के लिए लैक्टोबैलिसिस एड्रोफिलिप्स चाहिए। क्या चाहिए हमें? लैक्टोबैलिसिल एड्रोफिसिड चाहिए दही निर्माण करने के लिए। दही के अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जैसे लैक्टोबैलिसिस नामक जीवाणु होते हैं जो दूध को दही में परिवर्तित करते हैं। इसका पूरा नाम क्या है लैक्टोबैलिसिस का? लैक्टोबैलिसिस एसिडोफिलिस। ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन के लिए करते हैं? तो अल्कोहल का उत्पादन के लिए। जो ईस्ट का उपयोग हम लोग करते हैं किसके उत्पादन के लिए करते हैं? तो अल्कोहल के उत्पादन के लिए हम लोग ईस्ट का प्रयोग करते हैं। आटा फूलने के पीछे कौन सा कारण होता है? आटा को फूलने के पीछे कौन सा कारण है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन।
आटा फूलने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करना। इसके बाद चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? उसे किण्वरण कहते हैं। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को किण्वरण अथवा फर्मेंटेशन कहते हैं। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के खिलाफ कैसे काम करता है? एंटीबायोटिक जो है बैक्टीरिया के खिलाफ कैसे काम करता है? एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के खिलाफ कैसे काम करता है? बैक्टीरिया में वृद्धि को रोकता है। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया में खिलाफ कैसे काम करता है? बैक्टीरिया के वृद्धि को रोकता है। बैक्टीरिया के वृद्धि को रोकता है। ठीक है। प्रतिजैविक मुख्यतः प्राप्त करते हैं, जो प्रतिजैविक है वो मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? ये कवकों से और जीवाणु से प्राप्त करते हैं। जो प्रतिजैविक है ना एंटीबायोटिक, ये कहाँ से प्राप्त करेंगे हम लोग? ये हम लोग कवक से प्राप्त करेंगे या फिर जीवाणु से प्राप्त करेंगे? कवक से या जीवाणु से? आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रकार के प्रतिजैविक एंटीबायोटिक औषधियों का उत्पादन होता है। जब कोई रोग वाहक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर से लड़ने वाले सूक्ष्म जीवों के लिए क्या उत्पन्न होता है? तो एंटीबायो क्या उत्पन्न हो क्या करिए देखिए, जब कोई रोग वाहक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर से लड़ने वाले सूक्ष्म जीवों के लिए एंटीबॉडी उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? एंटीबॉडी उत्पन्न होती है। जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उससे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है और शरीर की यह स्मरण रहता है कि वह सूक्ष्म जीव हमारे लिए अलग से पुनः प्रवेश करते हैं। टीका से रोके जाने वाले इनमें से कौन सी बीमारी नहीं होती? टीका से रोकने जाने से कौन सी बीमारी नहीं होती? तो कौन सी बीमारी होती है? तो गंजापन टीके से नहीं होता है। बाकी हैजा, हेपेटाइटिस और पोलियो को हम लोग टीका से रोक सकते हैं पर गंजापन को नहीं रोक सकते हैं। हैजा, हेपेटाइटिस और पोलियो का। सूक्ष्म जीव उत्पन्न करने वाले रोग निम्न में से किस रूप में जाने जाते हैं? उसे रोगजनक के रूप में जानते हैं। सूक्ष्म जीव उत्पन्न करने वाले रोगों को किस रूप में जाना जाता है? तो रोगजनक के रूप में जानते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। संचरणीय रोग के होने का कारण क्या है? संचरणीय रोग होने का कारण क्या है? तो इसका होने का कारण वायु, जल, भोजन और कायिक संपर्क में आना, ये सभी आपका संचरणीय रोग होने का कारण है। क्या है? वायु में जाना, जल में जाना, भोजन करना और कायिक संपर्क में आना। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं उसे संचरी रोग कहते हैं। इस प्रकार के रोगों में कुछ उदाहरण है जैसे हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, क्षय रोग। डेंगू का वाहक मच्छर कौन है? जो डेंगू का वाहक मच्छर कौन है? तो वो एडिस मच्छर है। डेंगू का वाहक मच्छर कौन है? तो एंडिस मच्छर है। डेंगू का वाहक मच्छर एंडिस मच्छर है। 1796 में चेचक के टीके की खोज किसने किया था? 1796 में चेचक के टीके की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। 1796 में चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर ने चेचक का 1798 में चेचक की खोज किया था। आइए इसको सुमेलित कीजिए। क्षय रोग कैसे होता है? क्षय रोग ये वायु के द्वारा क्षय रोग होता है। मलेरिया मच्छर से होता है। हैजा जल से होता है। क्षय रोग किससे होगा? वायु से। मलेरिया मच्छर से, हैजा जल से होगा। ये देखिए क्षय रोग किससे? मानव में क्षय रोग होता है आपका खसरा से, चिकन पॉक्स, पोलियो। नहीं ऐसे नहीं, देखिए गड़बड़ कर दिया। क्षय रोग कैसे होता है? जीवाणु से क्षय रोग होता है जो वायु से संचरित होता है। खसरा कैसे होता है? वायरस से होता है, ये भी वायु से आता है। चिकन पॉक्स ये भी वायरस से होता है, ये वायु या सीधे संपर्क से। पोलियो भी वायरस से आता है और ये वायु और जल के माध्यम से। हैजा कैसे आता है? तो हैजा जीवाणु से आता है भोजन और जल के द्वारा। टाइफाइड जीवाणु से आता है जल के द्वारा। हेपेटाइटिस ए ये एक विश्व वायरस है जो जल से आता है। मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ है जो मच्छर से आता है। एथिक्स किससे होता है? जो एथिक्स है वो किससे होता है? तो ये मनुष्य और जानवर से होता है। एथिक्स किससे होता है? एथिक्स किससे होता है? मनुष्यों से होता है और जानवर से होता है। एथिक्स किससे होता है? मनुष्यों से होता है और जानवर से आपका एथिक्स होता है। एथिक्स मनुष्य और मवेशियों में होने वाला भयंकर रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है, जो गाय, खुर, मुंह से रोग विषय वायरस द्वारा होता है। निम्नलिखित में मिलान कीजिए। इसका मिलान आपको करना है। चलिए करते हैं। नींबू केकर। नींबू केकर कैसे होता है? जीवाणु से होता है। गेहूं का रस्ट कैसे होता है? कवक से होता है। नींबू केकर कैसे होता है? जीवाणु से होता है। नींबू केकर कैसे होता है? जीवाणु से होता है। गेहूं का रस्ट कैसे होता है? कवक से होता है। गेहूं का रस्ट कैसे होता है? कवक से होता है। भिंडी की पीत कैसे होता है? विषाणु से होता है। नींबू क्रैकर जीवाणु से, गेहूं का रस्ट कवक से, भिंडी का पीत विषाणु से। नींबू क्रैकर जीवाणु से, गेहूं का रस्ट
कवक से और भिंडी का पित्त विषाणु से। नींबू का जो क्रेकर होता है वो जीवाणु से होता है और वायु उसका संचरण करता है। गेहूं का रस्ट कवक से होता है और वायु और बीज करता है। भिंडी का जो पीत है वो वायरस से होता है और कीट करता है। फिर आता है, आप कैसे भोजन में सुदर्शन की पहचान करें। आप कैसे भोजन के सुदर्शन की पहचान करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो भोजन में स्वाद खराब होने पर, दुर्गंध आने पर, इसके रंग रूप में परिवर्तन से करेंगे कि खराब हो चुका है। ठीक है। रसायन आमतौर पे खाद्य परिचय के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। सोडियम मेटा बाइसल्फेट और सोडियम एजेंट के रूप में रसायन आमतौर पे खाद्य परिचय के रूप में प्रयोग किया जाता है। किस लिए? सोडियम मेटा बाइसल्फेट और सोडियम बेंजोएट से। सोडियम मेटा बाइसल्फेट और सोडियम बेंजोएट से। सोडियम मेटा बाइसल्फेट और सोडियम बेंजोएट से करते हैं। कहता है, नमक खाद्य और का उपयोग खाद्य पदार्थों के परीक्षण के रूप में उपयोग किया जाता है क्योंकि यह बैक्टीरिया का विकास को रोकता है। ये क्या बोलता है? नमक एवं खाद्य उपयोग हम लोग कई खाद्यों में परीक्षक माने उसको सिक्योर करने के लिए उपयोग करते हैं क्योंकि यह बैक्टीरिया का विकास को रोकता है। नमक क्या करता है? अचार बनाते नहीं दिखते, पहले हम लोग बैक्टीरिया का करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यह बैक्टीरिया के विकास को रोकता है। नमक खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है। इन्हें परीक्षक के रूप में नमक अथवा खाद्य प्रचारों के उपयोग के लिए आमतौर पर है। जैसे अचार बनाने के लिए करते हैं जिसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती है। और सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट अन्य परीक्षक है। कौन कौन है? सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट सामान्य परीक्षक है। जैम और स्वेज बनाने के लिए रसायनों का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रदूषण को नियंत्रित करने वाला कारक कौन है? प्रदूषण को नियंत्रित करने वाला कारक कौन सा है? तो वो है पांचम नमक का परीक्षण, सिरका का परीक्षण और चीनी का परीक्षण। निम्नलिखित में से संशोधित को नियंत्रित कौन करता है? निम्नलिखित में से संशोधित को नियंत्रित कौन करता है? नमक का परीक्षण, सिरका का परीक्षण, चीनी का परीक्षण करता है। इसके बाद आता है, क्या कहते हैं ये देखिए, नमक का परीक्षण। सामान्य नमक का उपयोग मांस और मछली के परीक्षण के लिए किया जाता है। सामान्य नमक का परीक्षण कहाँ करते हैं? तो मांस और मछली के परीक्षण के लिए काफी लंबे समय से किया जा रहा है। जीवाणु को वृद्धि रोकने के लिए मांस और मछली के सूखे नमक के ढक देते हैं। और नमक का उपयोग आंवला, आम, आंवला और इमली के परीक्षण में भी किया जाता है। चीनी का परीक्षण, चीनी जेली, जेम, जेली, स्वेस के परीक्षण में चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के उपयोग से खाद्य परीक्षक में नमी की कमी आती है जो प्रदूषण करने में जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है। तेल और सिरके का भी परीक्षण होता है। तेल और सिरके का प्रयोग अचार के प्रदूषण से बचने के लिए किया जाता है। नाइट्रोजन, अब अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन परीक्षण के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव जिम्मेदार होता है? नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव जिम्मेदार होता है? तो राइजोबियम। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव जिम्मेदार है? तो राइजोबियम जिम्मेदार है। निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान कीजिए, तो सत्य कथन कौन कौन है? नाइट्रोजन सभी सजीवों के आवश्यक संगठक है जो प्रोटीन, पर्णहरित, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन डी में उपस्थित होता है। मिट्टी में उपस्थित राइजोबियम जैसे जीवाणु नीलहरे शैवाल में वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित करते हैं। पौधे में निर्भर होने वाले जंतु और प्रोटीन के अन्य नाइट्रोजन यौगिक प्राप्त करते हैं। पौधे में निर्भर रहने वाले और जंतु जिनसे प्रोटीन और अन्य नाइट्रोजनी सामग्री प्राप्त करते हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक घटक है। नाइट्रोजन जो है सभी सजीवों का आवश्यक घटक है जो प्रोटीन, पर्णहरित, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन में उपस्थित होते हैं। पौधे और जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं करते। मिट्टी की उपस्थिति, जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। पौधे में निर्भर रहने वाले जंतु उसमें प्रोटीन और अन्य नाइट्रोजन यौगिक के प्राप्त करते हैं। चलिए, चैप्टर 2 भी खत्म हो गया। अब हमारा चैप्टर 3 है कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम, जिसके टोटल 19 क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय प्राकृतिक संसाधन, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय का प्राकृतिक संसाधन है? तो वायु। अक्षय का प्राकृतिक संसाधन कौन है? तो वो वायु है। ये वायु, ये क्या है, क्या लेने के, कौन सा अक्षय प्राकृतिक संसाधन है जो कभी नष्ट नहीं होगा? तो वो वायु है। बाकी वन, खनिज, कोयला ये सब नष्ट हो जाएगा। ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित है और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त नहीं होने वाले हैं। उदाहरण के लिए सूर्य का प्रकाश और वायु।
जबकि स्रोतों में आने की मात्रा सीमित है जो मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त हो सकती है। संसाधन को उदाहरण है वन, वन्यजीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये सब क्या है, ये सब खत्म हो सकता है। निम्नलिखित में से अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? अक्षय का प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? तो सूर्य का प्रकाश। निम्नलिखित में से अक्षय का प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? तो वो सूर्य का प्रकाश है। ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित होते हैं और मानवीय क्रियाकलापों को समाप्त होने नहीं देते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य का प्रकाश और वायु। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। सही है, तो 1 और 3। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? ये संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित है उन्हें मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाली नहीं है, उसे अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहती है। बात बिल्कुल सही है। सूर्य का प्रकाश, वायु, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि उदाहरण। और नवीकरणीय संसाधन का नहीं, गलती है इसमें। और नवीकरणीय संसाधन में ये सब में नहीं आएगा, गलत है। अगला देखिए, कहता है ये संसाधन जो समय के साथ प्रारंभ हो जाते हैं और उनका उपयोग के लिए उसे उपलब्ध नहीं होते, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। कि देखिए, अक्षय के प्राकृतिक संसाधन, ये संसाधन प्रकृति में सीमित मात्रा में उपस्थित है और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं है। उदाहरण के लिए सूर्य का प्रकाश और वायु, ये क्या हो गया? अक्षय प्राकृतिक। वही समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति में इन स्रोतों की सीमित मात्रा है और मानवीय क्रियाकलापों से इन्हें समाप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए वन, वन्यजीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। कोयला और प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम को कहा जाता है कि इसे क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम को क्या कहते हैं? इसे हम लोग जीवाश्म कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन क्या है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, सीएनजी एक तरह का आपका जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन कौन सा है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। इस अध्याय में हम कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को कुछ समाप्त होने वाले होते हैं प्राकृतिक संसाधनों के विषय में अध्ययन करते हैं, जिसका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों जीवाश्मों से होता है। उन्हें क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जिसका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों जीवाश्मों से होता है उन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इसका निर्माण सजीवों के प्राणियों के मृत अवशेषों जीवाश्मों से होता है, उन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन नहीं है, तो कौन सा सही कथन है? तो कोयले का प्रयोग रेल इंजन को चलाने, भाप बनाने के लिए करते हैं। कोयले का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो रेल इंजन को चलाने और भाप बनाने के लिए करते हैं। ये वन उच्च दाब निम्न ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे से धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हुए हैं। सही बात है, ये पेड़ पौधे से धीरे धीरे परिवर्तित हुए हैं। एक मिनट, ये वनों में क्या लिखा है? कौन सा कथन सही नहीं? कोयले का उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए, भाप बनाने के लिए करती है। बात तो सही है। ये वन उच्च दाब और निम्न ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हुए। ये बात तो सही थी, गलत क्यों बोल रहे हैं? यह वनस्पति अवशेषों से बना है और कोयले का जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। कोयला मुख्य रूप से कार्बन होता है जो मृत वनस्पति धीरे प्रक्रम के द्वारा कोयले में परिवर्तित होकर कार्बनीकरण हुए। क्या लिखा है? ये उच्च दाब और निम्न ताप पर, उच्च दाब और निम्न ताप पर पृथ्वी नहीं, निम्न ताप नहीं होता है, निम्न उच्च दाब होता है। क्या लिखा है देखिए? इसका प्रयोग रेल इंजन को बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, हाँ यही हमको लगा था ना, निम्न दाब नहीं है। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए और कोयले मुख्य रूप से कार्बन होते हैं और जो मृत वनस्पति के धीरे प्रक्रम से कोयले में परिवर्तित कार्बनीकरण कहलाता है। निम्न में से कोयला गैस किसका मिश्रण है? जो कोयला गैस है वो किसका मिश्रण है? मीथेन CH4 कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस हाइड्रोजन का है। कोयला गैस किसका मिश्रण होता है? तो CH4 CO प्लस H2 का। कोयला गैस का किसका सूत्र है? तो CH4 CO प्लस H2 का है। ठीक है, कोयला गैस में आपका कोयला गैस, हाइड्रोजन ऑक्साइड H2, मीथेन गैस 35%, कार्बन मोनोऑक्साइड 10% आता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का शुद्धतम रूप है? कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप कौन होता है? तो वो कोक होता है। कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप कोक होता है। कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? तो कोक है। 10वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव्य को, निम्नलिखित में से अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव्य, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रिय गंध वाला
काला काला गाढ़ा द्रव्य को हम लोग कोल तार कहते हैं। जो हमारा अप्रिय काला गाढ़ा द्रव्य है ना, उसे हम लोग कोल तार कहते हैं। यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव्य होता है और यह लगभग में 200 पदार्थों का मिश्रण होता है कोल तार। दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण तथा उद्योग जैसे संश्लेषित रेशा, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंटर, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में क्या होता है? कोल तार होता है। दैनिक जीवन में जो काम आने वाले विभिन्न पदार्थ होते हैं ना, औद्योगिक निर्माण में, उद्योगों में, जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंटर, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में क्या होता है? तो कोल तार होता है। क्या होता है? कोल तार होता है। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम का सही अभिलक्षण का चरण का चयन कीजिए। कौन सा अभिलक्षण का सही चरण क्या है? तो वो है बदबूदार, गाढ़ा, गहरे लाल रंग का होना। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम का सही अभिलक्षणों का चयन कीजिए। बदबूदार, गाढ़ा और गहरे रंग का तेल। पेट्रोलियम का सही अभिलक्षण क्या? ये बदबूदार होता है, गाढ़ा होता है और गहरे रंग का तेल होता है। गहरे रंग का तेल होता है ये। निम्नलिखित में असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन कौन सा है? तो चलिए सत्य कथन कौन है वो सब देखते हैं। विश्व का पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में प्रवेशित ड्रिल किया गया था। विश्व का जो पहला तेल का कुआं था ना, वो पेंसिल्वेनिया में मिला था। कहाँ मिला था? पेंसिल्वेनिया में, अमेरिका में 1859 में मिला था। ठीक है। 1887 में असम के माकुम स्थान पे तेल प्राप्त हुआ था। हाँ, असम का जो माकुम का स्थान है वहाँ भी पहला बार 1887 में तेल मिला था। वर्षा लाखों वर्षों में वायु की उपस्थिति, उच्च दाब में मृत जीवों के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित नहीं। ये थोड़ा गलत है। लाखों वर्षों में वायु की उपस्थिति नहीं होती है। क्या लिखा है? विश्व का पहला तेल कुआं पेंसिल्वेनिया में 1869 में प्रसिद्ध ड्रिल में मिला और 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकुम स्थान पर तेल पता चला। असम तेल में गुजरात, हाई और गोदावरी नदियों के बेसिन में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे काला सोना कहते हैं? तो पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं। ये बहुत ठीक है। अब आइए सुमेलित करते हैं इसको। ठीक है। कहता है बिटुमिनस। बिटुमिनस क्या है? पेंट और सड़क बनाने के निर्माण में बिटुमिनस का प्रयोग करते हैं। बिटुमिनस का प्रयोग कहाँ करते हैं? पेंट और सड़क निर्माण में। फिर आता है पैराफिन मोम का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो मरहम और मोमबत्ती और वैसेलीन बनाने में। पैराफिन मोम का प्रयोग कहाँ करते हैं? मरहम, मोमबत्ती और वैसेलीन आदि में करते हैं। बिटुमेन का पेंट, सड़क बनाने में। पेट्रोल क्या होता है? पेट्रोल पेंट ईंधन, मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई और विलायक में करते हैं। पेट्रोल का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई और विलायक में। फिर आता है द्रवित पेट्रोलियम गैस का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो घरों के उद्योगों के ईंधन के रूप में। घरों के ईंधन के प्रयोग में पेट्रोल का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए करते हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन, द्रवित एलपीजी। यहाँ देखिए क्या लिखा है? द्रवित पेट्रोलियम गैस घरों में उद्योगों के ईंधन के रूप में एलपीजी का प्रयोग करते हैं। पेट्रोल क्या है? मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए विलायक है। मिट्टी का तेल स्टोव, लैंप, जेट वायुयान के ईंधन के लिए करते हैं। डीजल का भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनरेटरों के ईंधन के रूप में करते हैं। स्नेहक का तेल स्नेहक के रूप में करते हैं। पैराफिन मोम का मरहम, मोमबत्ती, वैसेलीन आदि में करते हैं। बुटमैन का पेंट और सड़क निर्माण में करते हैं। फिर कहता है सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन कैसे है? सीएनजी जो है एक स्वच्छ ईंधन कैसे है? सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन कैसे है? क्योंकि इसमें पर्यावरण को कम प्रदूषित करता है। सही बात है। या कम ग्रीन हाउस गैसों को सृजन करता है। यह भी सही बात है। प्राकृतिक गैसों को उच्च दाब में संपीड़ित गैस सीएनजी के रूप में भंडारित होता है। प्राकृतिक गैसों के उच्च दाब पर संपादित प्राकृतिक गैस सीएनजी के रूप में भंडारित होता है। भारत में प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार कहाँ पर है? तो त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में आपको मिलेगा। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में वाहन चलाने के लिए पेट्रोल डीजल बचाने की सलाह देता है? तो पीसीआरए देता है। कौन है पीसीआरए? भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। पीसीआरए कौन है? भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ लोगों को सलाह देता है गाड़ी चलाते समय पेट्रोल और डीजल बचाने का। जीवाश्म ईंधन के लिए अत्यधिक दोहन का दुष्परिणाम हो सकता है। क्या होगा? तो अगर हम जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक दोहन करेंगे तो इसका दुष्परिणाम क्या क्या होगा? वायु प्रदूषण होगा, जीवाश्म ईंधन की समाप्ति होगी और वैश्विक उष्णता आएगी।
वैसे आइए इस तरह करके हम लोग का चैप्टर 3 भी खत्म हो गया। अब चैप्टर चौथा है ज्वाला, दहन और ज्वाला। दहन और ज्वाला जिसमें टोटल 19 क्वेश्चन है। मोमबत्ती ज्वाला के साथ नहीं जलती। ठीक है, मोमबत्ती जो है कौन सा कथन सही है? मोमबत्ती ज्वाला के साथ नहीं जलती, नहीं जलती है। और कहता है कोयला ज्वाला के साथ जलती है। नहीं समझ आए कौन सा कथन इनमें से कोई नहीं। क्या लिखा है? आप मोमबत्ती को जलाने में से परिचित है। मोमबत्ती को जलाने और कोयला जलाने जैसे ईंधनों में जलने में क्या अंतर है? शायद इसका अनुमान सही सोचे। मोमबत्ती जलाने के साथ जलती है जबकि कोयला नहीं। मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है, और यहाँ लिखा है तो मोमबत्ती ज्वाला के साथ नहीं जलती। नहीं, मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है और कोयला जो है जबकि कोयला नहीं। इसी प्रकार और जो कोयला जो होता है वो ज्वाला के साथ नहीं जलती है। काष्ठ कोयला में वायु को जलाकर क्यों रखा जाता है? काष्ठ कोयला वायु में जलकर काष्ठ कोयला वायु में जलाकर क्यों देता है? क्यों देता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, प्रकाश, उष्मा। ओहो, जो काष्ठ कोयला है वायु में जलता है तो क्या दे देता है? तो क्या दे देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश और उष्मा देता है। कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश, उष्मा देता है। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए, असत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, मैग्नीशियम काष्ठ कोयला अद्वितीय पदार्थ है जबकि ऑक्सीजन दाह्य पदार्थ नहीं, गलत है। ईंधन ठोस, द्रव्य और गैस हो सकता है, यह बात बिल्कुल सही है। रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन की प्रक्रिया कर उष्मा देते हैं वो दहन कहलाती है। रासायनिक प्रक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर उष्मा देते हैं उन्हें दहन कहलाता है, यह बात बिल्कुल सही है। जिन पदार्थों में दहन होता है वो दाह्य पदार्थ कहलाते हैं। जिन पदार्थों में दहन होता है वे दाह्य पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, जिन पदार्थों में दहन होता है वे दाह्य पदार्थ कहलाते हैं। इसे ईंधन भी कहते हैं। ईंधन ठोस, द्रव, गैस हो सकता है। कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा लौ के रूप में प्रकाश उत्पन्न होती है। ठीक है, दी गई उपक्रिया में मैग्नीशियम और काष्ठ कोला दाह्य पदार्थ है। मैग्नीशियम और काष्ठ कोला दाह्य पदार्थ, और यहाँ क्या लिखा था? यहाँ पे लिखा था मैग्नीशियम और काष्ठ कोला अदाह्य पदार्थ। नहीं, ये दाह्य पदार्थ है। मैग्नीशियम और जो काष्ठ कोयला है ना, ये दाह्य पदार्थ है। अगला देखिए क्वेश्चन, दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक होती है? अगर हम कोई चीज़ का दहन करते हैं उसके लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो ऑक्सीजन आवश्यक होता है। दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो ऑक्सीजन आवश्यक है दहन के लिए। हमें पता है कि दहन के लिए वायु आवश्यक होता है। ठीक है, निम्नलिखित में सही कथन पे विचार कीजिए। सही कथन क्या क्या है? पहला तो गलत, दूसरा क्या है? सूर्य में उष्मा प्रकाश नाभिकीय प्रक्रिया से, हाँ सही में, सूर्य में जो उष्मा और प्रकाश निकलता है वो नाभिकीय प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है। सूर्य अपनी उष्मा और प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है। यह भी एक प्रकार का दहन नहीं है, वो एक तरह का नाभिकीय प्रक्रिया है। सूर्य में प्रकाश और नाभिकीय प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है। सूर्य में उष्मा और प्रकाश नाभिकीय प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है। आपने सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति के वस्त्र में आग पकड़ता है तो उसे आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? यह ऑक्सीजन की आपूर्ति को कम कर देता है। आग कैसे? अगर हम लोग किसी को, आदमी जल रहा है और कंबल से ढक देते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है और आग बुझ जाता है। ठीक है, फिर कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कौन सा? प्रज्वलन ताप वह ताप है जिस पर ज्वलनशील पदार्थ जलना शुरू होती है। प्रज्वलन ताप वह ताप है जिस पर ज्वलनशील पदार्थ जलना शुरू होती है। प्रज्वलन ताप वह ताप है जिस पर ज्वलनशील पदार्थ जलना शुरू होती है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसे हम लोग ज्वलन ताप कहते हैं। ज्वलन ताप से कम रहता है। ज्वलन जो है वो ताप से कम होता है। हम प्राय दाह्य पदार्थ में जब आग नहीं पकड़ता है तो नहीं जल सकता है। इसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम हो। क्या लिखा है? हमें फिर इसको पूरा पढ़ते हैं, कंफ्यूजन है। वह न्यूनतम ताप जिस पे कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। ज्वलन ताप से कम रहता है। क्या आपने कभी भोजन पकाने के लिए तेल को आग पकड़ते देखा है? जब तलने वाला बर्तन लंबे समय तक जलते हुए स्टोव पर रखा जाता है तो कमरे में ताप में मिट्टी का तेल, लकड़ी अपने आप आग नहीं पकड़ता, परंतु यह मिट्टी के तेल में थोड़ा गर्म कर दे तो आग पकड़ लेता है। हमने पाया है कि दाह्य पदार्थों को तब तक आग नहीं पकड़ता जब तक कि
जब तक उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम रहता है। हाँ सही, आप समझ में आ गया। किसी पदार्थ के ज्वलन तापमान क्या है? किसी पदार्थ का ज्वलन तापमान क्या है? उस पदार्थ के दहन के लिए आवश्यक न्यूनतम तापमान। किसी पदार्थ का जो ज्वलन तापमान है वो क्या होता है? उस पदार्थ के दहन के लिए आवश्यक न्यूनतम तापमान को ही हम उस पदार्थ का ज्वलन तापमान कहते हैं। वह न्यूनतम तापमान जिस पे कोई पदार्थ जलने लगता है उसका वह ज्वलन तापमान कहलाता है। आजकल माचिस की तिल्ली के सिर पर आमतौर पे क्या होता है? तो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरोसेट होता है। आजकल माचिस की तिल्ली के सिर पर आमतौर पर क्या होता है? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरोसेट होता है। माचिस की तिल्ली में क्या होगा? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरोसेट होगा। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरोसेट होता है। ठीक है। आधुनिक माचिस के विकास में 2 वर्ष पूर्व हो चुका है। 200 वर्ष पूर्व हुआ था। एंटीमनी ट्राइसल्फेट, पोटेशियम क्लोरोसेट, श्वेत फास्फोरस का मिश्रण या कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर उचित लकड़ी से बना माचिस की तिल्ली की सिरों पर लगाया जाता है। क्या क्या होता है? एंटीमनी ट्राइसल्फेट, पोटेशियम क्लोरोसेट, श्वेत फास्फोरस का मिश्रण। क्या कारण है कि आज कागज के बने कप कागज के बिना जलने से पानी उबाल लाया जा सकता है? तो चालन से। क्या कारण है कि कागज के बने कपों में कागज के बिना जले पानी उबाला जा सकता है? तो चालन से। कागज का बना कप कागज में बिना जले पानी उबलने लगता है तो उसका कारण है चलन। कागज के कप में दी जाने वाली ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती। ओहो, अगर हम कागज में कप को दी जाने वाली ऊष्मा चालन के द्वारा जल में चली जाती है, अर्थात जल में उपस्थिति ताप कागज में ज्वलन ताप तक नहीं पहुंचता, इसलिए इसमें नहीं जलता है। ज्वलनशील पदार्थ बड़ी शीघ्रता से आग पकड़ता है, ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें ज्वलन तापमान कम होता है। ज्वलनशील पदार्थ बड़ी शीघ्रता से आग पकड़ते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें ज्वलन ताप कम होता है। कहता ज्वलन ताप से कम होता है। फिर कहता निम्नलिखित में से कौन सा ज्वलनशील पदार्थ उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ज्वलनशील पदार्थ का उदाहरण नहीं है? तो कौन कौन है? एलपीजी ज्वलनशील पदार्थ नहीं है, बाकी पेट्रोल एलपीजी है, पेट्रोल अल्कोहल है। कांच एक ज्वलनशील पदार्थ नहीं है। ठीक है। आम आग पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता होती है? आग को अगर पैदा करना है आपको, ईंधन चाहिए, वायु चाहिए और ऊष्मा चाहिए। ईंधन, वायु, ऊष्मा सभी चाहिए हमें आग को पैदा करने के लिए। आग किस प्रक्रिया द्वारा बुझा सकते हैं? तो वायु के प्रवाह को काट दे, ईंधन के ताप को कम कर दे तो आयु बुझ जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत उपकरणों में लघु पतन शॉर्ट सर्किट के कारण होने वाली आग को बुझाने के लिए जल का उपयोग करते नहीं। कभी भी विद्युत उपकरणों में शॉर्ट सर्किट तो जल से नहीं बुझाएंगे। जल जाती हुई सामग्री में ज्वलन ताप कम होता है। जल जाती हुई सामग्री से के ज्वलन ताप को कम करता है। जल चलती हुई सामग्री के ज्वलन ताप को कम करता है। सही बात है। यदि विद्युत उपकरणों में आग लगती है तो जल विद्युत का चालन कर सकता है और आग बुझने वाली हानि हो सकती है। इसीलिए पेट्रोल क्या लिखता है? जल विद्युत उपकरणों को आग लगी हो तो जल विद्युत का चालक कर सकता है और आग बुझाने को हानि हो सकती है। और तेल और पेट्रोल में लगी आग बुझाने के लिए जल का उपयोग उचित नहीं है। आपको याद रखना है कि तेल में जल तेल से भारी है और तेल नीचे चला जाता है और तेल नीचे अतः तेल नीचे चला जाता है और तेल ऊपर जल जाता है और जल नीचे चला जाता है और तेल ऊपर चला जाता है। विद्युत उपकरणों और पेट्रोलों में ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अच्छा अग्निशामक है। माने अगर बिजली से लगा हो या पेट्रोल या उससे लगा हो तो CO2 अच्छा अग्निशामक है। ऑक्सीजन में भारी करने के लिए CO ऑक्सीजन को भारी करने के लिए CO आग के कंबल की तरफ लपेट देते हैं। कहता है विद्युत आग को बुझाने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? विद्युत आग को बुझाने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? CO2 और अग्निशामक। विद्युत आग को अगर आपको बुझाना है उसका सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? CO2 और अग्निशामक है। ठीक है। अगला कहता है विद्युत धारा में लगी आग को बुझाने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोट्यूनेशन हो सकता है। विद्युत धारा में लगी आग को बुझाने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोट्यूशन हो सकता है। सही बात है। विद्युत में लगी आग को नहीं बुझाने के लिए क्योंकि इसमें जल का उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोट्यूशन हो सकता है। क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोट्यूशन हो सकता है।
फिर कहता है आपका, हम पेट्रोल में आग को नहीं बुझा सकते क्यों नहीं बुझा सकते? क्योंकि जल भारी होने के कारण नीचे खिसक जाता है और पेट्रोल सतह पर आकर जल जाता है। हम पेट्रोल की आग को नहीं बुझा सकते क्योंकि जल भारी होने के कारण नीचे खिसक जाता है और पेट्रोल की सतह पर आकर जल जाता है। नहीं, जल भारी होने के कारण नीचे खिसक जाता है, पेट्रोल सतह पर आकर जल जाता है, बस सही है। तेल और पेट्रोल में लगी आग को बुझाने के लिए जल उचित नहीं, सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड उच्च, क्या कहता है? कार्बन डाइऑक्साइड उच्च दाब पर द्रव के रूप में सिलेंडरों में भरी जाती है। कार्बन डाई जो ऑक्साइड होता है वो उच्च दाब पर द्रव के रूप में सिलेंडरों में भरी जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब को द्रव के रूप में हम लोग सिलेंडरों में भरी जाती है। सिलेंडरों को छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। सिलेंडरों को छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। ठीक है, यह ईंधन के ताप को नीचे की ओर ले जाती है और यह ईंधन के ताप को नीचे की ओर लेके जाती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त किया जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट से। कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? सोडियम बाइकार्बोनेट से और पोटेशियम बाइकार्बोनेट से। कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, कैसे कर सकते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट से और पोटेशियम बाइकार्बोनेट से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त कर सकते हैं। CO2 प्राप्त करने का दूसरा तरीका यह है कि सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों को पाउडर की भारी मात्रा में छिड़काव किया जाए। निम्नलिखित में स्वतः दहन कौन सा नहीं होता है? कौन सा जो स्वतः दहन नहीं होता है? तो गैस स्टोव। और स्वतः दहन कौन कौन होता है? जंगल की आग स्वतः लगता है, कोयले की खान में लगी आग भी स्वतः होता है, फास्फोरस भी स्वतः जलता है, पर जो गैस स्टोव होता है वो स्वतः नहीं, हम लोग आग लगाते हैं उसमें। किसी मोमबत्ती के ज्वाला का पूर्ण दहन से बाह्य क्षेत्र में कैसा रंग होगा? किसी मोमबत्ती के ज्वाला का पूर्ण दहन से बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा हो जाएगा? तो नीला हो जाएगा। किसी मोमबत्ती के ज्वाला के पूर्ण दहन से बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा होगा? तो नीला हो जाएगा। कैसा होगा? तो नीला हो जाएगा। ये देखिए, बाह्य का पूर्ण दहन नीला हो गया। सबसे गर्म भाग नीला वाला ही होता है, सबसे कम गर्म बीच वाला होता है। आंशिक रूप का दहन भाग पीला दिखता है, सबसे कम भाग होता है। जली हुई मोमबत्ती का काला और मोमबत्ती है ये। मोमबत्ती का ज्वाला में पूर्ण दहन किस क्षेत्र में, जोन में होता है? तो बाह्य क्षेत्र का। मोमबत्ती के ज्वाला का पूर्ण दहन किस क्षेत्र या जोन में होता है? तो बाह्य क्षेत्र में होता है। मोमबत्ती के ज्वाला का पूर्ण दहन किस क्षेत्र या जोन में होता है? तो बाह्य क्षेत्र में होता है। अच्छा ईंधन वह है जो, अच्छा ईंधन कौन है? अच्छा ईंधन वह है जो सहजता से उपलब्ध हो, जो सस्ता होता है, वायु में सामान्य दर को सुगमतापूर्वक जलता है, अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है या जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थों को नहीं छोड़ता है, उसे अच्छा ईंधन कहते हैं। ईंधन में ऊष्मीय मान निम्नलिखित में से किस इकाई में व्यक्त होता है? ईंधन का जो ऊष्मीय मान है सामान्यतः किस इकाई में व्यक्त होता है? तो किलोजूल प्रति किलोग्राम में। ईंधन का जो ऊष्मीय मान सामान्यतः किस इकाई से व्यक्त होता है? तो किलोजूल प्रति किलोग्राम में। ईंधन का ऊष्मीय मान कैसे सामान्यतः व्यक्त करते हैं हम लोग? किलोजूल प्रति किलोग्राम में, किलोजूल प्रति किलोग्राम में करते हैं। फिर आता है मीथेन। क्या होता है? तो मीथेन में कितना होता है? मीथेन में आपका 50,000 होता है। पेट्रोल में आपका 45,000 होता है। CNG में आपका 5,000 होता है, 50,000 होता है। और LPG में 55,000 होता है। ये सब क्या होता है ये देखिए आगे बताते हैं। ये सब उसका ऊष्मीय मान है। क्या है? ऊष्मीय मान। आइए ऊष्मीय मान पढ़ते हैं। गोबर के उपले बनाते हैं तो 6 से 8,000 का ऊष्मीय मान देता है। लकड़ी में 17 से 22,000 का, कोयला में 25 से 30,000 का, पेट्रोल में 45,000 का ऊष्मीय मान देगा। मिट्टी का तेल 45 का, डीजल 45 का देगा। पर मीथेन 50,000, CNG 50,000, LPG 55,000, जैव गैस 35 से 40,000, हाइड्रोजन जो होता है वो 1.5 लाख का ऊष्मीय मान देता है। ईंधन का ऊष्मीय मान किलोजूल प्रति kg में करते हैं। कोयले के दहन के लिए कौन सी समस्या संबंधित है? कोयले का जब दहन होता है तो कौन सी समस्या संबंधित होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, अम्लीय वर्षा होती है और विशुद्ध धातु अशुद्धता की राख होती है। बात बिल्कुल सही है। कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह अत्यंत दम घोटू और संक्षारक गैस है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन गैस से ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं और अम्ल
बनाते हैं। ऐसी वर्षा को अम्ल वर्षा कहते हैं, जो फसल, भवन और मृदा के लिए बहुत हानिकारक होती है। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन कौन सा कथन है? तो लकड़ी, कोयले और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। लकड़ी, कोयला और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। कोयले और डीजल के दहन सल्फर डाइऑक्साइड गैसें निकलती है और यह अत्यंत दमघोटू संरक्षक गैस है। कोयला और डीजल के दहन सल्फर डाइऑक्साइड गैसें निकलती है, जो अत्यंत दमघोटू और संक्षारक गैसें हैं। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। इस तरह करके हम लोग का चैप्टर 4 कंप्लीट हुआ। अब चैप्टर 5 में 16 क्वेश्चन है। चैप्टर 5 है पौधे जंतु का संरक्षण। पौधे और जंतुओं का संरक्षण। पहला, वनोन्मूलन का परिणाम क्या है? वनोन्मूलन का परिणाम क्या है? तो भंडारणीय उष्मीकरण का उष्मन करना। भंडारीय उष्मीकरण का उष्मन करना। वनोन्मूलन का परिणाम क्या है? तो भंडारणीय उष्मीकरण का उष्मन करना, मरुस्थलीकरण करना और वर्षा की कमी करना। भंडारीय उष्मीकरण करना, मरुस्थलीकरण करना और वर्षा की कमी को करना है। ठीक है, आता है। इसकी मात्रा क्या क्वेश्चन ऐसे क्या करा है? वनोन्मूलन का परिणाम क्या था? अगर मान लीजिए वनों का अगर उन्मूलन करते हैं तो इसका कारण क्या होगा? तो भंडारी का उष्मा, जो हमारा भूमंडल है उसका उष्मा बढ़ जाएगा, मरुस्थलीकरण हो जाएगा और वर्षा की कमी होगी। ठीक है। किसकी मात्रा की वृद्धि के परिणाम स्वरूप विद्युत उष्मन होता है? पृथ्वी के ताप में वृद्धि के जलचक्र को संतुलन बिगड़ता और वर्षा दर में कमी आती, जिसके कारण सूखा पड़ता है। इसमें मृदा में ह्यूमस की कमी होती तथा इसकी उर्वरता की अपेक्षाकृत कम होती है और धीरे धीरे उर्वरा भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। इसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन वनोन्मूलन का परिणाम है? आपको बताना है कि इसमें से कौन है जो वनोन्मूलन का परिणाम है। तो वो है आपका वायुमंडल में तापमान में वृद्धि। सही बात है, वनोन्मूलन का परिणाम है। वायुमंडल में CO2 के स्तर में वृद्धि है। भूस्तर जल में वृद्धि है। बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने की संभावना अधिक होती है। तो ये सभी है। एक जगह जहां जानवर और उनके प्राकृतिक आवास के संरक्षित किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग वन्य जीव अभयारण्य कहते हैं। एक जगह जहां जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें वन्य जीव अभयारण्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वन्य जीव अभयारण्य कहते हैं। वन्य जीव अभयारण्य वहाँ क्षेत्र है जहाँ जंतु और उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रखा जाता है। वह स्थान जहाँ वायु अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रहता है वह क्या कहलाता है? वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जीवमंडल रिजर्व। वह स्थान जहाँ वन्यजीव प्राणियों को प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखा जाता है उसे वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जीवमंडल उद्यान कहते हैं। फिर कहता है आपका वन जीवों, खाद्य वन जीवों, पौधे और पशु संसाधन उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग के जीवोत्पादन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो जीव मंडल रिजर्व कहते हैं। क्या कहता है? वायु, वन्यजीव, पौधे, जंतु संसाधनों के उन क्षेत्र में के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग के जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो जीव मंडल रिजर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव मंडल रिजर्व कहते हैं। क्या कहता है? वन्य जीव, पौधे, जंतु संसाधन उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र है। किसका किसका अर्थ है कि किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजाति होगी, उसे कहते हैं जैव विविधता। क्या कहता है? किसका अर्थ है कि किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पदार्थ, पौधे और सूक्ष्म जीव विभिन्न प्रजातियां होगी, उन्हें जैव विविधता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे जैव विविधता कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की जैव विविधता की संस्कृति को बनाए रखने में सहायता करता है? उसे जीव मंडल रिजर्व कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है और क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है? तो वो जीव मंडल रिजर्व है। कौन है? तो जीव मंडल रिजर्व है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। क्या सही कथन है? इस क्षेत्र में जैव विविधता की संस्कृति को बनाए रखने में मदद करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका कौन सा कथन, उस पर कौन सा सही नहीं है, तो कौन कौन सही है चलिए देखते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात के जीव जंतु के प्राणी जात कहलाते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात और जीव जंतु प्राणी जात कहलाते हैं। पौधे और जंतुओं का वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है
उसे विशेष क्षेत्रीय स्पंजी कहते हैं। ठीक है, स्पंजी जीवों की समष्टि व समूह है, एक दूसरे को अंतःजनन के सूक्ष्म होते हैं। विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात और जीव जंतु के प्राणी जात कहलाते हैं। कि विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात और जीव जंतु प्राणी जात कहलाते हैं। पौधे और जंतुओं का वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप में पाई जाती है उस विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहते हैं। अभयारण्य वह स्थान है जहाँ प्राणी अथवा जंतुओं का मरना, शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्णतः निषेध और दंडनीय अपराध होता है। भारत का पहला आरक्षित वन कौन सा है? तो वह सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का जो पहला आरक्षित वन है वो कैसा वन है? तो वह सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। वह वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि और ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करने के लिए उपयुक्त ज़्यादा सटीक है तो वह राष्ट्रीय उद्यान है। वह वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि, ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं वो कौन सा है? तो वह राष्ट्रीय उद्यान है। वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन था। सर्वोत्तम किस्म के टीके सागौन वन में मिलते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य क्या था? जो प्रोजेक्ट टाइगर था उसका उद्देश्य क्या था? देश में बाघों की उत्तरजीविता करना और देश में बाघों का संवर्धन करना था। इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता और संवर्धन करना था। निम्नलिखित में से किसमें मानवीय गतिविधि जैसे चरना, अवैध शिकार, जानवरों को पकड़ना, मारना, जानवर जलावन, पौधे की लकड़ी या औषधि पौधे को एकत्र करना स्वीकार नहीं है? तो किसमें है? इस राष्ट्रीय उद्यान में स्वीकार नहीं है। कहाँ स्वीकार नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान में स्वीकार नहीं है। ठीक है, परितंत्र का निर्माण में भाग कौन लेते हैं? जो परितंत्र का निर्माण होता है इसमें भाग कौन कौन लेते हैं परितंत्र के निर्माण में? तो कौन कौन लेते हैं? अजैव घटक, सभी पौधे, प्राणी और सूक्ष्म जीव लेते हैं परितंत्र के निर्माण में। वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है वे विलुप्त हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संकटपन्न प्रजाति कहते हैं। 1 टन कागज जल बनाने के लिए 10 पूर्ण विकसित पेड़ को लगता है, तो 1 टन कागज बनाने के लिए 17 पूर्ण विकसित पेड़ लगते हैं। अगर आपको 1 टन कागज बनाना है उसके लिए 17 को पूर्ण विकसित पेड़ हमें लगते हैं। ठीक है, यह इस तरह करके हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट। और चैप्टर 6 कितना है? तो 19 को क्वेश्चन है चैप्टर 6 में। जंतुओं का जनन, कौन सा? जंतुओं में जनन। जंतुओं का जनन की 2 विधियां होती, जंतुओं में जनन की 2 विधियां होती है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। जंतुओं के जनन कौन सा कथन असत्य है? जंतुओं में जनन नहीं, जंतुओं में तो सिर्फ लैंगिक जनन होगा ना, अलैंगिक जनन कैसे कर लेगा हम लोग? जंतुओं में सिर्फ लैंगिक जनन होता है। जनन में नर और मादा युग्मक का संलयन होता है, लैंगिक जनन कहलाता है। सही बात है, लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक का संलयन होता है, जैसे लैंगिक जनन का। अलैंगिक जनन क्या कहते हैं? पौधे की तरह जंतुओं में भी जनन की 2 विधियां होती है, वो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन है। इसमें क्या लिखा था? जंतुओं में जनन की 2 विधियां होती है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। इसको बोला ये गलत है। कैसे? यहाँ तो लिख रहा है पौधे की तरह जंतुओं में भी जनन की 2 विधियां होती है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। यह युग्मज विकसित होकर नया जीव बनाते हैं। इस प्रकार के जनन में नर और मादा युग्मक का संलयन होता है, लैंगिक जनन कहलाता है। लगता है ना यहाँ पे सत्य कथन होना चाहिए था। जंतुओं में जनन की भी 2 विधियां होती है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ठीक है, जनन जिसमें नर और मादा युग्मक का संलयन होता है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, आइए मनुष्यों के जनन के पता लगाते हैं। ठीक है, जंतुओं में जनन नर अंग और मादा युग्मक से उत्पन्न होते हैं जो संलयन से होकर युग्मनज बनाते हैं। जंतुओं का जो जनन अंग है नर और मादा युग्मक से उत्पन्न होते हैं जो संलयित होकर युग्मनज बनाते हैं। सही बात है, पौधों की तरह जंतुओं में भी नर और मादा युग्मक बनते हैं और संलयित होकर युग्मनज बनाते हैं। नर युग्मक या शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो वृषण में होते हैं। नर युग्मक और शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो ये वृषण में उत्पन्न होते हैं। मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु कहते हैं। ये कहाँ उत्पन्न होते हैं? ये अंडाशय में होते हैं। मादा युग्मक उत्पन्न होते हैं जिन्हें अंडाणु कहते हैं। ये कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो ये अंडाशय में उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। सत्य कथन कौन कौन है? शुक्राणु की तरह अंडाणु भी बहुकोशिकीय होते हैं।
जो शुक्राणु की तरह नहीं नहीं शुक्राणु की तरह अंडाणु भी बहुकोशिकीय होते हैं। नहीं, अंडाणु किसी भी अंडाशय में विकसित अंडाणु और या डिम्ड निषेचन अंडवानी होते हैं। क्या लिखा है? मादा जोड़ी युग्मक में कौन सा कथन सत्य है? तो केवल दो। शुक्राणुओं की तरह अंडाणु बहुकोशिकीय होते हैं। मादा जनांगों में जोड़ी आमाशय, अंडवाहिनी, डिंबवाहिनी तथा गर्भाशय होती है। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करता है जिसे अंडाणु बिंब कहते हैं। ठीक है, अंडाशय में से किसी एक अंडाशय में एक विकसित अंडाणु और बिंब का निषेचन अंडवाहिनी कहलाता है। गर्भाशय वह भाग है जो शिशु का विकास करता है। शुक्राणुओं की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका होती है। ओहो, शुक्राणु की तरह अंडाणु दोनों ही एकल कोशिका होती है। कोनो बहुकोशिका नहीं, दोनों एकल कोशिका है। अंडाशय किसी भी अंडाशय से विकसित अंडाणु तथा बिंब के निषेचन से अंडवाहिनी का होता है। ठीक है, अंडाशय में से किसी एक अंडाशय से विकसित अंडाणु अथवा बिंब का निषेचन अंडवाहिनी से होता है। शुक्राणुओं की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनन प्रक्रम का पहला चरण अंडाणु और संकराणु का संलयन है। अंडाणु और संकराणुओं का संलयन है, तो 1 2 3 हो। चलो देखते हैं क्या कहता है। जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। जनन प्रक्रम का जो पहला चरण होता है वो शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। निषेचन के समय शुक्राणु अंडाणु में संलित होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के समय शुक्राणु जो है वो अंडाणु के संलित होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होकर एक हो जाते हैं और निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। और मनुष्य, गाय, कुत्ता और मुर्गा अथवा में अनेक जंतुओं में एक आंतरिक निषेचन होता है। जनन प्रक्रम वह पहला चरण शुक्राणु अंडाणु का संलयन है। अंडाणु शुक्राणु के संपर्क में आते जिससे शुक्राणु अंडाणु के साथ संलित होते हैं। शुक्राणु अंडाणु के संलयन से निषेचन कहलाता है। निम्नलिखित में से कथनों पे पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। ठीक है, क्या कहता है? मुर्गा एक अंड प्रजक जंतु है। सही बात है। मुर्गी जो है वो एक अंड प्रजक है। मुर्गा में बाह्य निषेचन था, ये बात बिल्कुल गलत है। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। मनुष्य, गाय, कुत्ते तथा मुर्गे आदि अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। मुर्गी में अंडे की तरह मेढक में भी अंडे कवच के ढके नहीं होते और बाह्य अपेक्षा बहुत कोमल होते हैं। मुर्गे के अंडे की तरह मेढक के अंडे कवच से ढके नहीं होते या अपेक्षाकृत बहुत कोमल होते हैं। जेली जैसी एक परत अंडे के साथ खड़ी रहती है जिसे सुरक्षा करती है। मुर्गी की एक अंड प्रजक धातु है। ठीक है, मुर्गी एक अंडा प्रजक धातु है। मुर्गी में बाहर नहीं, मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन, जो मुर्गी है उसके अंदर भी आंतरिक निषेचन होता है और मुर्गी एक अंडा प्रजक जंतु है। पर जो मेढक है वो मेढक का जो अंडा नहीं होता, वो बहुत जेली जैसा होता है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों के पात्र निषेचन से संबंधित नहीं। निम्नलिखित कथनों में कथन के पात्र निषेचन से संबंधित नहीं है तो कौन कौन है? टेस्ट ट्यूब के शरीर के अंदर निषेचन होता है। टेस्ट ट्यूब के जरिए शरीर के अंदर निषेचन होता है। जो टेस्ट ट्यूब है उसके जरिए शरीर के अंदर निषेचन होता है। इसमें युग्मनज में निषेचन होता है। इसमें युग्मनज का निषेचन होता है। नर और मादा युग्मनज का निषेचन 40 डिग्री में होता है। नर और मादा का जो युग्मनज है उसका निषेचन 40 डिग्री में होता है। ऐसी स्थिति भारत चितकर्ष ताजा अंडाणु और शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम से कुछ घंटे के लिए साथ रखते हैं। आईवीएफ तकनीक तथा इनवेट्रो निषेचन शरीर के बाह्य नियंत्रण की निश्चितता को हो सकते हैं। कहते हैं निम्नलिखित में से किसे बाह्य निषेचन कहते हैं? तो उभयचरों में बाह्य निषेचन होता है। किसमें बाह्य निषेचन किसमें होता है? तो उभयचरों में बाह्य निषेचन होता है। निम्नलिखित में किसे बाह्य निषेचन नहीं होता है? तो कुत्ता में बाह्य निषेचन नहीं होता, बाकी मेढक, मछली, शार्कफिश में बाह्य निषेचन होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिका के गोले में बदल जाता है। मानव के निषेचन के संबंध में क्या क्या है? युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। कोशिका सामूहिकृत होने लगती है और विभिन्न ऊतकों और अंगों से परिवर्तित होती है। कोशिकाएं जो है वो समूहीकृत होने लगती है।
तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिधृत होती है। निषेचन के परिणाम स्वरूप जो युग्मनज बनता है, जो विकसित होकर भ्रूण का परिवर्तित होते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप जो युग्मनज बनता है, जो विकसित होकर पूर्ण परिवर्तित हो जाते हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवारों को में रोपित होकर विकसित हो जाता है। भ्रूण जो है वो गर्भाशय की दीवारों में रोपित होकर विकसित हो जाता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती है तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तित हो जाती है। इसी विकसित होती संरचनाओं को भ्रूण कहते हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवारों में रोपित होकर विकसित हो जाता है। चूजे में ऊष्मायन अवधि लगभग कितने दिनों की होती है? चूजे का जो ऊष्मायन अवधि है वो लगभग में कितने दिन का होता है? तो वो होता है आपका, चूजे का ऊष्मायन अवधि कितना दिन का होता है? 21 दिन का होता है। मुर्गी के अंडे का चूजा बनने के लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। उन जीवों को क्या कहते हैं जो शिशु के संतान को जन्म देते हैं? उसे जरायुजु कहते हैं। उन जीवों को क्या कहते हैं जो शिशु संतान को जन्म देती है? उसे जरायुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जरायुज कहते हैं। अंडे देने वाले जानवरों को क्या कहते हैं? तो अंड प्रजक। अंडे देने वाले जानवरों को क्या कहते हैं? अंड प्रजक कहते हैं। टेडपोल किसकी प्रारंभिक अवस्था में था? टेडपोल निम्नलिखित में किसकी प्रारंभिक अवस्था में होती है? मेढक का। टेडपोल किसकी प्रारंभिक अवस्था में होती है? तो मेढक का होता है। अपने तालाब अथवा झरने में मेढक अनेक टेडपोल तैरते हुए देखा होगा। अमीबा में अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है? तो द्विविभाजन से। अमीबा में अलैंगिक जनन किस प्रकार होता है? तो द्विविभाजन से होता है। द्विविभाजन से होता है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन किस प्रकार होता है? तो मुकुलन के द्वारा। हाइड्रा में अलैंगिक जनन किस प्रकार होता है? तो मुकुलन द्वारा होता है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन किस प्रकार होता है? तो मुकुलन के द्वारा होता है। ईस्ट में अलैंगिक जनन किस प्रकार होता है? तो मुकुलन द्वारा। ईस्ट में अलैंगिक जनन किस प्रकार होता है? तो मुकुलन में होता है। डॉली स्कॉटलैंड के रोमिन्सन इंस्टीट्यूट ने बनाया जाने वाला पहला क्लोन कौन सा है? तो भेड़ है। डॉली स्कॉटलैंड के रोमिन्सन इंस्टीट्यूट में बनाया जाने वाला पहला क्लोन कौन था? तो वो भेड़ था। कौन था? तो भेड़ था। इस तरह करके हम लोग का चैप्टर 6 भी खत्म हुआ। अब हम लोग करेंगे चैप्टर 7 जिसमें 28 क्वेश्चन किशोरा अवस्था की ओर। चैप्टर 7 में क्या है? किशोरा अवस्था की ओर, जिसमें टोटल 28 क्वेश्चन हैं। एक लड़का जिसकी आयु 9 वर्ष है, उसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर है। वृद्धि काल समाप्ति पे उसकी अनुमानित लंबाई होगी 160 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर है, ठीक है। 9 वर्ष का आयु है तो उसका अनुमानित लंबाई कितना हो जाएगा? तो 120/75 गुने 100 बराबर 160 सेंटीमीटर। कैसे? शरीर के समान अंगों के दर में वृद्धि होता है, परंतु लगभग 18 वर्ष की आयु में उसकी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेता है। अलग अलग व्यक्ति की लंबाई वृद्धि अलग अलग होती है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या कथन कहता है? शरीर के सभी अंग समान दर से वृद्धि करते नहीं। शरीर के सभी अंग समान दर से वृद्धि नहीं करते, अलग अलग दर से करते हैं। ये कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो ये सही नहीं है। परंतु लगभग 18 वर्ष की आयु तक अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। अलग अलग व्यक्तियों की लंबाई में वृद्धि की दर भिन्न भिन्न होती है। ठीक है। लंबाई के एकाएक वृद्धि डैश के दौरान होने वाला सबसे अधिक दृष्टि गोचर परिवर्तन है। तो यौवनारंभ है। लंबाई में जो एकाएक वृद्धि होती है यह यौवनारंभ के दौरान होने वाली सबसे अधिक दृष्टि गोचर परिवर्तन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कौन सा कथन? पहला कथन गलत है, तो क्या गलत है देखते हैं। किशोरा अवस्था में स्वर तंत्र अथवा लिरिक्स में वृद्धि का प्रारंभ होता है। लड़कों में स्वर तंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। ये बात तो सही है ना। यौनारंभ पर स्वर तंत्र लिरिक्स में वृद्धि प्रारंभ होती है और लड़कों में स्वर तंत्र होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। ये बात तो सही है। फिर क्या लिखा है? फिर अगला क्वेश्चन है, लड़कों का बढ़ते कंठ में गले के बाहर निकले हुए एक भाग के रूप में देखा जाता है, जिसे कंठ मणि कहते हैं। हमको तो लगता है दोनों सही है। देखिए, लड़कों की आवाज़ फटने लगती है। यौनावरण के में स्वरतंत्र अथवा लिरिक्स में वृद्धि का प्रारंभ होने लगता है और लड़कों में स्वरतंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। लड़कों में बड़ा हुआ स्वरतंत्र गले के सामने सूक्ष्म उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, जिसे एडप एप्पल या कंठ मणि कहते हैं। लड़कियों में स्वरतंत्र, ओहो, यहाँ पे तो गड़बड़ कर दिया। यहाँ किशोरा अवस्था में स्वरतंत्र लिख दिया, यहाँ पे जेंडर को क्लेरिफाई किया नहीं, इसी के लिए पहला गलत हो गया, क्योंकि ये सिर्फ लड़कों में होता है। इसी के लिए गलत है।
लड़कों के बढ़ते कंठ को गले के बाहर निकले हुए एक भाग के रूप में देखा जाता है, जिसे एडम एप्पल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? एडम्स एप्पल कहते हैं। एडम्स एप्पल कहते हैं। ये देखिए, ये रहा। फिर कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। सामान्यतः लड़कियों के स्वर उच्च तारत्व वाला होता है, जबकि लड़कियों का गहरा गहरा स्वर होता है। सामान्यतः लड़कियों में स्वर उच्च तारत्व वाला होता है, जबकि लड़कों में गहरा स्वर होता है। सामान्यतः लड़कियों में स्वर जो तारत्व है वो स्वर तारत्व होता है, जबकि लड़कों में स्वर गहरा होता है। सामान्यतः लड़कों में स्वर तारत्व वाला होता है, जबकि लड़कों में स्वर गहरा होता है। मस्तिष्क का अधिकतम विकास कब होता है? मस्तिष्क का अधिकतम विकास किशोरावस्था में होता है। कब होता है? किशोरावस्था में मस्तिष्क का अधिकतम विकास होता है। किशोरावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन द्वारा उत्प्रेरित को नियंत्रित कौन करता है? तो हार्मोन और अंतःस्रावी ग्रंथि। किशोरावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन में हार्मोन और अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा उत्तेजित और नियंत्रित होता है। किशोरावस्था को देखने के लिए देखे गए परिवर्तनों में कौन सा लड़कों के साथ जुड़ा हुआ नहीं है? तो कौन सा जुड़ा हुआ है? तो नहीं जुड़ा हुआ, तो उच्च तीक्ष्ण आवाज। किशोरावस्था के दौरान परिवर्तनों में कौन सा लड़कों के साथ जुड़ा हुआ नहीं है? तो उच्च तीक्ष्ण आवाज लड़कियों में होता है। मूछों का दिखना, कंधे चौड़े होना, ऊंचाई में वृद्धि होने से लड़कों का है, पर उच्च जो तीक्ष्ण आवाज है ये लड़कियों में होता है। किशोरावस्था के दौरान विकसित द्वितीय लैंगिक अभिलक्षण कौन सा है? द्वितीय लैंगिक अभिलक्षण कौन सा जो किशोरावस्था के दौरान द्वितीय लैंगिक अभिलक्षण है? लड़के तथा लड़कियों के विकसित अभिलक्षणों में अंतर आना। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा यौवनारंभ के दौरान विषण का कार्य है? टेस्टोस्टेरोन का स्राव करना। कौन सा यौवनारंभ के दौरान विषण का कार्य है? तो टेस्टोस्टेरोन का स्राव करना। निम्नलिखित में से कौन यौवनारंभ के दौरान अंडाशय का कार्य नहीं है? तो कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन का स्राव नहीं करना, बाकी जनन कोशिकाओं का निर्माण करना, एस्ट्रोजन का स्राव करना है। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। ठीक है। लैंगिक हार्मोन गौण लैंगिक लक्षण के लिए उत्तरदायी है। ठीक है। क्या कहता है? जो लैंगिक हार्मोन है वो गौण लैंगिक संरक्षण के लिए उत्तरदायी है। लैंगिक हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के नियंत्रण में होते हैं। क्या लिखा? लैंगिक हार्मोन गौण लैंगिक लक्षण के लिए उत्तरदायी है और लैंगिक हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के नियंत्रण में होते हैं। ठीक है। महिलाओं में जनन आयु तब होती है जब उनका मासिक धर्म शुरू होता है। महिलाओं में जनन आयु तब होती है जब उनका मासिक धर्म शुरू होता है। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? क्या कहता है? युग्मक पे परिपक्वता और उत्पादन की क्षमता मनुष्य और स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है। युग्मक के परिपक्व और उत्पादन की क्षमता मनुष्य और स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है। स्त्रियों में जननावस्था प्रारंभ यौनारंभ से 10 से 12 वर्षों की आयु में हो जाती है। सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। ठीक है। और प्रारंभ में ऋतुस्राव नियमित होता है, उसके बाद अनियमित होने के लिए ये बात गलत है। 16 नंबर, जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश देता है। यह संदेश अपेक्षाकृत अंडाणु के धागे सी संरचना अर्थात गुणसूत्रों में निहित होती है। स्त्रियों में 2 गो एक्स गुणसूत्र होता है, जबकि पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र किसमें उपस्थित होते हैं? तो केंद्रिका में। जो गुणसूत्र है वो किसमें उपस्थित होता है? तो केंद्रिका में होता है। निषेचन के बाद युग्मनज मानव नर में विकसित होकर शुक्राणुवाय गुणसूत्रित होता है। निषेचन के बाद युग्मनजों में मानव नर में विकसित होना शुक्राणुओं का एक वाय गुणसूत्र होता है। निषेचन के बाद युग्मनज मानव नर में विकसित होना शुक्राणुओं का एक वाय गुणसूत्र होता है। बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है? पिता के गुणसूत्रों के द्वारा। बच्चों का लिंग कैसे निर्धारण होता है? तो पिता के गुणसूत्रों के द्वारा होता है। कोई व्यक्ति ग्वाइटर गलकंड नामक व्याधि से ग्रस्त है। इस व्यक्ति की निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है? तो थायराइड ग्रंथि। अगर कोई व्यक्ति ग्वाइटर गलकंड नामक ग्रंथि से ग्रस्त है तो इस व्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ठीक से कार्य नहीं कर रही है? तो थायराइड काम नहीं कर रही, बाकी एडिनल, अग्नाशय और पीयूष ग्रंथि कर रही है। शरीर किस हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। कौन सी ग्रंथि रक्त शरण के सही संतुलित कर रखने के में हार्मोन का स्राव करती है? तो एडिनल है। कौन सी ग्रंथि रक्त के स्वरण को सही से संतुलित बनाए रखने के लिए हार्मोन का स्राव करती है? तो वो एडिनल करती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एडिनल
एडिनल एड्रेनिन नामक हार्मोन का स्रावन करती है। एडेनिल जो है एड्रिलेनिन नामक हार्मोन का स्राव करती है। एडेलिनिन क्रोध, चिंता और उत्तेजना अवस्था के तनाव का संयोजन का कार्य करती है। फिर कहता है वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो पीयूष ग्रंथि द्वारा। जो वृद्धि हार्मोन है वो किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो वो पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है। लार्वा में वयस्क मेढक में परिवर्तन को कायांतरण के रूप में जाना जाता है। कायांतरण डैश द्वारा नियंत्रित होता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन के द्वारा। लार्वा जो है वयस्क मेढक में परिवर्तन को कायांतरण के रूप में जाना जाता है। कायांतरण थायरॉक्सिन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित आहार का उदाहरण है? तो संतुलित आहार का उदाहरण कौन है? तो दूध, हरी सब्जी, दाल, ये जो संतुलित आहार का उदाहरण है। कौन सा भोजन तुरंत ऊर्जा देता है? तो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन तुरंत ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट से जो भरपूर होता है ऊर्जा, वो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर ऊर्जा भोजन को तुरंत ऊर्जा देता है। एड्स रोग कैसे फैलता है? जो एड्स का रोग है वो कैसे फैलता है? तो वायरस से पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सीरीज द्वारा की जा सकती है। वायरस का संक्रमण दूसरे माध्यम से जैसे कि पीड़ित रोगी माँ के दूध द्वारा शिशु में हो जाता है। HIV पीड़ित व्यक्तियों के लिए लैंगिक संपर्क स्थापित करने से भी इस रोग का संक्रमण हो जाता है। फिर आता है क्वेश्चन अध्याय 8। कौन सा है? अब अध्याय 8 जिसमें 10 क्वेश्चन है। अब हम लोग का फिजिक्स शुरू हो गया। बाल और दाब। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्का या खिंचाव को क्या कहते हैं? उसे बल कहते हैं। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्का या खिंचाव को क्या कहते हैं? तो उसे बल कहते हैं। किसके द्वारा किसी वस्तु की गति अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है? तो बल के द्वारा। किसके द्वारा किसी वस्तु की गति अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है? तो बल के द्वारा लाया जा सकता है। निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो सत्य कथन क्या क्या है? किसी वस्तु की विरामा अवस्था में गति में लाया जा सकता है। किसी वस्तु को विरामा अवस्था में से गति में लाया जा सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन किया जाता है, ये भी बात सही है। किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकते हैं, ये भी बात सही है। पर गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं यार, गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन तो आराम से कर सकते हैं। तो ये सभी गलत हो गया ना। हाँ, निम्नलिखित में कौन सा सही है? यदि कोई वस्तु बिना बल लगाए अपने आप गति नहीं कर सकती। कोई वस्तु बिना बल लगाए अपने आप गति नहीं कर सकती, सही बात है। कोई वस्तु बिना बल लगाए गति कैसे करेगी? उसको गति लगाने के लिए अपने आप गति नहीं कर सकती, ये बात बिल्कुल सही है। अपने आप दिशा परिवर्तित नहीं कर सकती, सही बात है। कोई भी वस्तु अपने आप दिशा परिवर्तित नहीं कर सकती, क्योंकि न्यूटन का पहला नियम के तहत ये नहीं कर सकती अगर बल नहीं लगा रहे हैं तो। अपने आप आकृति परिवर्तित भी नहीं कर सकती अगर बल नहीं लग रहा है तो। सब सही है। मांसपेशियों की क्रिया उत्पन्न कर को हम लोग पेशीय बल कहते हैं। मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को हम लोग क्या कहते हैं? पेशीय बल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय बल का उदाहरण है? तो किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोनों हाथों को जमीन में रखकर पानी की बाल्टी को उठाना, यह पेशीय बल है। किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोनों हाथों से मेज में रखी वस्तु को उठाना, यह भी पेशीय बल है। और किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोनों हाथों को फर्श में रखी मेज को धकेलना, यह भी आपका पेशीय बल है। पर किसी व्यक्ति के दोनों हाथों को नाव ने खेलना बंद कर देना, नाव के, ये गलत है। निम्नलिखित में से संपर्क बल कौन सा है? तो पेशीय बल और घर्षण बल दोनों ही संपर्क बल है। संपर्क बल कौन सा है? तो पेशीय बल और घर्षण बल दोनों ही आपका संपर्क बल है। ठीक है। इसके बाद आता है निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। किसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है? इसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है। घर्षण बल सभी गतिमान वस्तुओं में लगता है। घर्षण बल की जो दिशा होती है ना, वो गति की दिशा के हमेशा विपरीत होता है। और घर्षण बल सभी गतिमान वस्तुओं पर लगती है। चुंबक द्वारा लगाया गया बल गैर संपर्क बल है। जो चुंबक द्वारा जो लगाया गया बल होता है ना, वो गैर संपर्क बल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल का उदाहरण है? तो कौन कौन है? चुंबक बल और असंपर्क बल का उदाहरण कौन कौन है? तो गुरुत्वाकर्षण बल और असंपर्क बल का उदाहरण कौन है? जिसमें असंपर्क बल का उदाहरण कौन है? तो चुंबकीय बल होना चाहिए ना, जो असंपर्क बल का उदाहरण है। क्योंकि अगर संपर्क लग रहा है तो गुरुत्वाकर्षण और नहीं तुम्हारा असंपर्क बल, तो कंफ्यूज करते यार ये।
बल वह बल है, गुरुत्वाकर्षण बल वह बल है जो पृथ्वी को, जैसे पृथ्वी जैसी विशाल वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में बिना आकर्षित करती, संपर्क के बिना आकर्षित करती है। ठीक है, जैसे पृथ्वी के मनुष्यों में गिरना, पेशी बल एक संपर्क बल है, मांसपेशियों की सहायता से लगता है इसके धकेलना, वही तो इसमें असंपर्क बल कौन हो गया? गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल। ये पेशी बल नहीं होगा, पेशी बल संपर्क बल है। ए और सी आंसर होगा। अब आइए चैप्टर नंबर 9 घर्षण, जिसके टोटल हम लोग 17 क्वेश्चन करेंगे। जब हम केले के छिलके पर कदम रखते हैं तो हम नीचे क्यों गिरते हैं? क्योंकि केले का छिलका चिकना होता है और वह घर्षण इतना कम कर देता है कि हमें खड़े होने के लिए पकड़ नहीं पाती है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? घर्षण बल सदैव ही बल के विरोध ही करता, सही, घर्षण बल सदैव ही बल का विरोध करता है, ये बात बिल्कुल सही है। घर्षण बल सदैव लगाए गए बल के समान नहीं, विपरीत दिशा में लगता है घर्षण बल, लगाए गए घर्षण का। ठीक है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी वस्तु पर लगाने वाले बल को मापने के लिए करते हैं? तो स्प्रिंग बैलेंस, कमानी दुना तुला। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग करके हम लोग वस्तु पे लगने वाले बल को माप सकते हैं? तो स्प्रिंग बैलेंस से, कमानीदार तुला से कर सकते हैं। ये देखिए, कमानीदार तुला से हम लोग नापे ना कितना बल लगा। दो रुक्ष सतहों को पॉलिश किए जाता है तो संपर्क में रखा जाता है तो बीच का घर्षण घट जाएगा। दो रुक्ष सतहों को पॉलिश किया जाता है और उन्हें संपर्क में रखा जाता है तो उनके बीच का घर्षण घट जाता है। क्या होगा? तो घट जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन असत्य है? तो सत्य कौन कौन है? चलिए देखते हैं। किसी हल्की हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति घर्षण पर पाए जाने वाले वस्तु पे लगाए जाने वाले बल के सैद्धांतिक घर्षण को माप सकता है। किसी रुकी हुई वस्तु को विराम के गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पे पाए जाने वाले वस्तु पे लगाए जाने वाले बल सैद्धांतिक घर्षण के माप जाती है। किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल को सर्पी घर्षण माप का होती है। ठीक है, कहता है यदि घर्षण ना हो तो आप दीवारों में कील ठोक पाते हैं, धागे को गांठ बांध नहीं पाते हैं और घर्षण को बिना कोई भवन निर्माण नहीं हो पाता है अगर घर्षण ना हो तो। निम्न में से किसमें घर्षण हानिकारक है? तो किसमें घर्षण हानिकारक होता है? मशीन के गतिशील पुर्जों में। किसमें घर्षण हानिकारक होता है? मशीन के गतिशील पुर्जों में घर्षण हानिकारक होता है। किसके घर्षण हानिकारक नहीं है? किसमें घर्षण हानिकारक नहीं है? तो किसमें घर्षण हानिकारक नहीं है? ब्रेक लगाने में घर्षण हानिकारक नहीं है, बॉल बेरिंग में है, पेच में है और जूते के सॉल में घर्षण होता है, पर आपका ब्रेक लगाने में घर्षण हानिकारक नहीं है, ये फायदेमंद है। कैरम बोर्ड में महीन पाउडर क्यों छिड़का जाता है? घर्षण को कम करने के लिए। यदि दरवाजे के कब्जे पर स्नेहक लगा हो तब घर्षण में क्या होता है? तो घटेगा। अगर दरवाजे के कब्जे में अगर स्नेहक लगाते हैं तो घर्षण का क्या होता है? तो घर्षण घटता है। घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? उसे स्नेहक कहते हैं। घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को स्नेहक कहते हैं। जब कोई निकाय दूसरे निकाय की तरह लुढ़कता है तो उसकी गति के प्रतिरोध को क्या कहते हैं? लेटनी घर्षण कहते हैं। जब कोई निकाय दूसरे निकाय की सतह पर लुढ़कता है तो उसकी गति को प्रतिरोध को क्या कहते हैं? उसे लोटनिक घर्षण कहते हैं। बॉल बेरिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो घर्षण को कम करने के लिए बॉल बेरिंग का प्रयोग करते हैं। बॉल बेरिंग का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो घर्षण को कम करने के लिए करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोटनिक, सैद्धांतिक और सर्पी घर्षण का सही बढ़ता हुआ क्रम है? उसे लोटनिक, सर्पी, सैद्धांतिक कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोटनिक, सैद्धांतिक और सर्पी घर्षण का सही बढ़ता हुआ क्रम है? उसे हम लोटनिक, सर्पी, सैद्धांतिक कहते हैं। तरल पदार्थों द्वारा लगाया गया घर्षण बल को डैश भी कहा जाता है तो कर्षण कहते हैं। तरल पदार्थों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं। जो तरल पदार्थों द्वारा लगाया जो घर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कर्षण भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस पर घर्षण बल निर्भर नहीं करता? निम्नलिखित में किस पर घर्षण बल निर्भर ही नहीं करता? तो सतह की रुचिता पर और लंबवत की प्रतिक्रिया पर। किसमें घर्षण बल निर्भर नहीं करता है? तो सतह की रुचिता पर और लंबवत प्रतिक्रिया पे घर्षण बल निर्भर नहीं करता। सतह की रुचिता और लंबवत प्रतिक्रिया पे घर्षण बल निर्भर नहीं करता है। सतह घर्षण बल किसकी तरल के सापेक्ष
घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पे निर्भर करता है। जो घर्षण बल है उसकी तरल के सापेक्ष गति पे निर्भर करता है। घर्षण बल वस्तु की आकृति, तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। घर्षण बल जो है वो तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है और घर्षण बल वस्तु की आकृति और तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ठीक है, इस तरह करके हमारा चैप्टर 9 खत्म हुआ। अब अगला चैप्टर है ध्वनि, जिसमें 28 क्वेश्चन है टोटल ध्वनि का। चलिए शुरू करते हैं। ध्वनि डैश से निर्मित होता है, तो कंपित वस्तुओं से। ध्वनि कहाँ से निर्मित होगा? तो कंपित वस्तुओं से ध्वनि निर्मित होती है। किसी वस्तु के इधर या उधर, आगे या पीछे की गति क्या कहलाती है? तो कंपन। किसी वस्तु के इधर उधर के आगे पीछे की गति को क्या कहते हैं? तो उसे कंपन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे कंपन कहते हैं। निम्नलिखित कंपन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कंपन क्या क्या कहता है? कंपनयान वस्तु ध्वनि उत्पन्न करती है। जो कंपनयान वस्तु है वो ध्वनि उत्पन्न करती है। कंपनयान वस्तु ध्वनि उत्पन्न करती है, आसानी से दिखाई देती है। कंपन कैसे दिखाई देगा? ये दिखाई नहीं देते, लेकिन अधिकांश स्थितियों में आयाम इतना कम होता है कि उन्हें अनुभव पूरा का पूरा गलत है। कंपनयान वस्तु ध्वनि उत्पन्न करती है। कुछ स्थितियों में कंपन आसानी से दिखाई दे देते हैं, लेकिन अधिकांश स्थितियों में इनका आयाम इतना कम होता है कि उन्हें देख नहीं पाते हैं, तथा आप इनका कंपन कर सकते हैं। मनुष्यों में ध्वनि डैश से उत्पन्न होती है। मनुष्यों में जो ध्वनि है वो वाक्य यंत्र से द्वारा उत्पन्न होती है। मनुष्यों में जो ध्वनि है वो वाक्य यंत्र के द्वारा उत्पन्न होती है। मनुष्यों में ध्वनि वाक्य यंत्र के द्वारा उत्पन्न होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथनों पर चलिए विचार करना 1 और 3। पहला क्या कहता है? वाक्य यंत्र या कंठ के आर पार 2 वाक्य तंतु निर्मित होते हैं। वाक्य तंत्र या कंठ के आर पार 2 वाक्य तंतु कनिष्ठ होते हैं। वाक्य यंत्र श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होते हैं। जब फेफड़े पे बलपूर्वक झिल्ली बाहर निकलती है तो वाक्य तंत्र कंपित होता है। तो नहीं, फेफड़े का कोई काम नहीं है इसमें। ये क्या लिखा है देखें। मानव में ध्वनि वाक्तंत्र या कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। अपनी उंगलियों को कंठ पे रखने पर कठोर भार को खोज करें जो निगलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है। शरीर द्वार का वह भाग वाक्तंत्र कहलाता है जहां श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। वाक्तंत्र में कंठ आर पार 2 वाक्तंत्रों के प्रतीत तनित होते हैं। जब फेफड़े में बलपूर्वक झिल्ली बाहर निकलती है तो वाक्तंत्र कंपित हो, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक्तंत्र में पेशियां तंतुओं की तुलना में ढीला होता है, जिससे वाक्तंत्र तंतु और पतले होते हैं। मनुष्यों में वाक्तंतु पुरुषों के वाक्तंतु से 5 मिलीमीटर छोटी होती है। महिलाओं का जो वाक्तंतु है वो पुरुषों के वाक्तंतु से 5 मिलीमीटर छोटी होती है। मनुष्यों और महिलाओं में वाक्तंतु की लंबाई क्रमशः कितना है? तो 20 मिलीमीटर और 15 मिलीमीटर है। मनुष्य और महिलाओं का वाक्तंतु पुरुषों का 20 मिलीमीटर और महिलाओं का 15 मिलीमीटर होता है। वाक्तंतु की लंबाई किसमें छोटी होती है? तो बच्चों में छोटी होगा। ध्वनि के संचालन के लिए आवश्यक माध्यम की आवश्यकता होती है। मनुष्य ध्वनि के संचालन के लिए आवश्यक माध्यम की आवश्यकता, तो ध्वनि के संचालन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ठोस, तरल और गैस सभी की आवश्यकता। निर्वात में ध्वनि नहीं जा सकता है। फिर कहता है ध्वनि निम्नलिखित में किसकी गति नहीं कर सकता है? तो निर्वात में गति नहीं कर सकता है। कान के बाहरी भागों का भाग क्या कहलाता है? उसे हम लोग क्रीप कहते हैं। कान के बाहरी भाग के आकार को क्या कहते हैं? उसे हम लोग कीप या फनल कहते हैं। जब ध्वनि नालिका से गुजरती है तो उसके एक सिरे पर एक पतली तनली झिल्ली होती है, उसे कहते हैं कनपटक। जब ध्वनि नलिका से गुजरती है तो उसके एक सिरे पर एक पतली तनित झिल्ली होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कनपटल कहते हैं। अपने कानों की तीखी नुकीली कठोर वस्तु नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि उसमें क्षति पहुंचाता है कनपटा झिल्ली को। किसे पहुंचाता है? कनपटा झिल्ली को। आवृत्ति की ध्वनि जो महत्वपूर्ण गुण किसका है? तो वो महत्वपूर्ण गुण होता है आवृत्ति और आयाम का। आवृत्ति को ध्वनि के 2 महत्वपूर्ण गुण कौन है? आवृत्ति और आयाम। कौन 2 महत्वपूर्ण गुण है? ध्वनि के 2 महत्वपूर्ण गुण होते हैं, आवृत्ति और आयाम। आवृत्ति ध्वनि के पिच को निर्धारित कर, जो आवृत्ति है वो ध्वनि के पिच को निर्धारित करता है। इसका मतलब है कि ध्वनि कितनी ऊंची और नीची है, जबकि आयाम ध्वनि की प्रबलता या जोर को निर्धारित करता है। अधिक आयाम वाली ध्वनि अधिक प्रबल होती है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन के आयाम के समानुपातिक होता है, वो वर्ग का। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि के उत्पन्न होने वाले कंपन के आयाम के समानुपातिक होती है, वो वर्ग का। कितने डेसिबल
से अधिक प्रबल शोर शरीर को कष्टदायक होता है तो 80 डेसिबल का। कहता है कितनी डेसिबल से अधिक की प्रबल शोर शरीर को कष्टदायक कर देता है तो 80 डेसिबल का। सामान्य श्वास 10 डेसिबल, मंद फुसफुसाहट 30 डेसिबल, सामान्य बातचीत या वार्तालाप 60 डेसिबल, व्यस्त व्यस्त वार्तालाप 70 डेसिबल, औसत फैक्ट्री 80 डेसिबल का होता है। ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण होता है। ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण कैसे करते हैं? कंपन के आयाम से करते हैं। सुमेलित कीजिए। व्यस्त यातायात क्या करना है? चलो क्या है पहला? व्यस्त यातायात 70 डेसिबल होगा, औसत फैक्ट्री 60 डेसिबल होगा, फंद मुस्कुराहट आपका नहीं एक मिनट थोड़ा गलती कर दी है। सामान्य बातचीत का वार्तालाप कितना डेसिबल पे होता है? सामान्य बातचीत का वार्तालाप 60 डेसिबल पे होता है। व्यस्त यातायात का 70 डेसिबल पर, औसत फैक्ट्री 80 डेसिबल पे काम करती है, मंद फुसफुसाहट 30 डेसिबल पे काम करती है। श्वास हम लोग लेते हैं 10 डेसिबल पे। हम लोग जो समान श्वास लेते हैं ना वो 10 डेसिबल पे लेते हैं। मंद फुसफुसाहट 30 डेसिबल पे, सामान्य बातचीत और वार्तालाप 60 डेसिबल पे, व्यस्त यातायात 70 डेसिबल पे, औसत फैक्ट्री 80 डेसिबल पे। जब कंपन का आयाम बड़ा होता है तो किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है? तो उच्च ध्वनि। जब कंपन का आयाम बड़ा होता है ना तो किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है? तो उच्च स्वर की ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो ध्वनि की आवृत्ति पर। ध्वनि की जो तीक्ष्णता है वो किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो ध्वनि की आवृत्ति पर। निम्नलिखित में से कथन को पढ़िए। एक ढोल निम्न तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है जबकि एक पियानो उच्च तारत्व का ध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक है। और एक कंपन द्वारा वस्तु के कंपन किया जा सकता है, प्रबलता निर्धारित करता है। ठीक है। शेर की दहाड़ प्रबल, पंछियों की आवाज क्षीण। इसका उचित कारण क्या है? इसका उचित कारण है शेर की दहाड़ का आयाम ध्वनि के पंछी की ध्वनि के आयाम की तुलना में अधिक होती है। एक महिला आवाज को एक आदमी की तुलना में तीखी क्यों सुनती है? क्योंकि उच्च आवृत्ति के कारण। एक महिला की आवाज एक आदमी की तुलना में तीखी क्यों होती है? ये उच्च आवृत्ति के कारण। एक महिला की आवाज एक आदमी की तुलना में तीखी क्यों होती है? उच्च आवृत्ति के कारण। लगभग कितना कंपन प्रति सेकंड अधिक आवृत्ति ध्वनि को कान नहीं सुन सकता है? तो कितना का नहीं सुन सकता है? 20,000 डेसिबल का। मानव कान के लिए स्वय आवृत्ति कितना होता है? 20 हर्ज से लेकर 20,000 हर्ज तक। मानव कान के लिए स्वय आवृत्ति कितना होता है? 20 हर्ज से लेकर 20,000 हर्ज तक होता है। चित्कर्ष समस्याओं की जांच के लिए उपयोग किया जाने वाला पराशर उपकरण किस आवृत्ति पे काम करता है? 20,000 हर्ज के ऊपर काम करता है। ध्वनि प्रदूषण से होने वाला रोग क्या है? तो क्या है? तो अनिद्रा, अति तनाव और चिंता। ध्वनि प्रदूषण से होने वाला रोग कौन कौन है? तो अनिद्रा, अति तनाव और चिंता है। अब आइए अगला चैप्टर आपका विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, जिसके 14 क्वेश्चन है टोटल। विद्युत धारा किसके प्रभाव का उपयोग करके विद्युत बल्ब में होता है? तो उष्मीय प्रभाव का। विद्युत धारा के प्रभाव से उपयोग करके विद्युत बल्ब क्या होता है? तो उष्मीय प्रभाव होता है। विद्युत धारा उत्पन्न करती है केवल उष्मीय प्रभाव से। विद्युत धारा जो उत्पन्न होती है वो कैसे होती है? केवल उष्मीय प्रभाव से उत्पन्न होती है। टेस्टर नामक युक्ति आधारित हो सकती है विद्युत धारा के केवल उष्मीय प्रभाव पर, केवल चुंबकीय प्रभाव पर, रासायनिक प्रभाव पर। टेस्टर नामक युक्ति आधारित हो सकती है विद्युत धारा के केवल, जो टेस्टर है वो विद्युत धारा के पर उष्मीय प्रभाव पे होता है, चुंबकीय प्रभाव पर होता है और रासायनिक प्रभाव। एक मिनट, टेस्टर नामक युक्ति विद्युत धारा के उष्मीय और चुंबक दोनों प्रभाव पे काम करती है। ओहो, जो टेस्टर है वो उसका उष्मीय प्रभाव पर भी और चुंबकीय प्रभाव पर भी काम करती है, पर रासायनिक प्रभाव पे काम नहीं करती है। निम्नलिखित में से द्रव पदार्थ में कौन सा विद्युत चालक है? तो द्रव में विद्युत चालक कौन होता है? तो सिरका और लवण मिश्रण, ये द्रव विद्युत के चालक हैं। कौन कौन है? सिरका और लवण विलयन। सिरका और लवण विलयन है। ठीक है, सिलिका और लवण विलयन है। फिर कहता है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक होता है? रबड़। विद्युत का कुचालक कौन है? तो वो रबड़ विद्युत का कुचालक है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का हीन चालक है? तो आश्रित जल। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का हीन चालक है? तो वो आश्रित जल विद्युत का हीन चालक है। एलईडी की बैटरी में ऋणात्मक धनात्मक जोड़ने पर क्या उत्पन्न होता है? तो एक लघु परिपथ। एलईडी की बैटरी में ऋणात्मक और धनात्मक को जोड़ने पर क्या उत्पन्न होता है? एक लघु परिपथ उत्पन्न होता है। जब विद्युत धारा एक चालकीय परिविनियन के माध्यम से
प्रवाहित होती है तो विलयन का रंग बदलाव होता है। उसे क्या दर्शाता है? धारा का रासायनिक प्रभाव दर्शाता है। धारा का रासायनिक प्रभाव दर्शाता है। जब इलेक्ट्रोड को अम्लीय पानी में डुबोया जाता है तो विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। तो धनात्मक टर्मिनल पर बनने बुलबुले निम्न में से क्या होते हैं? वह ऑक्सीजन गैस होते हैं। जब इलेक्ट्रोड को अम्लीय पानी में डुबोया जाता है तो विद्युत धारा को प्रभावित किया जाता है। तो ऋणात्मक टर्मिनल पर बने बुलबुले निम्नलिखित में से कौन होते हैं? तो वो हाइड्रोजन गैस होते हैं। जब इलेक्ट्रोड को अम्लीय पानी में डुबोया जाता है तो विद्युत धारा प्रभावित होती किया जाता है। ठीक है, तो ऋणात्मक टर्मिनलों पे बने बुलबुले निम्न में से क्या होते हैं? तो वो हाइड्रोजन गैस होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्या? इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं। इलेक्ट्रोड पर धातु के निक्षेप देखे जा सकते हैं। विलयनों के रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। इलेक्ट्रोड के गैस के बुलबुले बन जाते हैं। इलेक्ट्रोड पर धातु का निक्षेप देखे जाते हैं और विलयनों के रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। विद्युत लेपन की प्रक्रिया विद्युत धारा के निम्नलिखित में से किस प्रभाव पर आधारित है? तो किस पे है? तो वह रासायनिक प्रभाव पर आधारित है। क्रोमियम लेपन निम्नलिखित के संदर्भ में गलत है। क्रोमियम का लेपन, कौन सा कथन गलत है? क्रोमियम के लेपन में कौन सा गलत है? तो क्या सही? क्या क्रोमियम का लेपन यह संरक्षित नहीं किया जा सकता, इसे संरक्षित नहीं किया जाता, यह बात सही है। क्रोमियम को संरक्षित नहीं कर सकते, इसे खरोच भी नहीं सकते हैं। किसी पूरी तरह वस्तु के हिसाब से महंगा है, ये चमकीला नहीं। बाहर नहीं, क्रोमियम तो चमकीला होता है, क्रोमियम चमकदार पदार्थ है। टीन के डब्बे भोजन के भंडारण के लिए उपयोग किए जाते हैं। लोहे और टीन का विद्युत का लेपन किया जाता है क्योंकि टीन लोहे की तुलना में कम अभिक्रियाशील है। क्योंकि टीन जो है लोहे की तुलना में कम अभिक्रियाशील है। अब अगला लास्ट सेकंड चैप्टर 12, जिसमें कुछ प्राकृतिक परिघटनाओं को पढ़ेंगे और ये 23 क्वेश्चन है इसमें टोटल। 1752 में किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने दर्शाया कि तड़ी ताप के कपड़े से निकलने वाली चिंगारी अनिवार्य रूप से सामान्य परिघटना है? तो यह बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दर्शाया। क्या दिखाया? 1752 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दर्शाया कि तड़ित आपके कपड़ों से निकलने वाली चिंगारी अनिवार्य रूप से सामान्य परिघटना है। और है 2000 वर्ड लगा। जब प्लास्टिक के स्टॉक को पॉलिथीन में रगड़ने पर तो प्लास्टिक के आवेश का वहन करेगा। कौन आवेश का वहन करेगा? ऋणात्मक आवेश का। जब दो निकायों के आवेश समान होते हैं और उन्हें एक दूसरे के निकट रखा जाता है तो वे क्या करते हैं? तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जब दो निकायों के आवेश समान होते हैं और उन्हें एक दूसरे के निकट रखा जाता है तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जब कांच की छड़ को रेशम से लगड़ा जाता है तो परिपट्टी के अनुसार रेशम के कीड़ों पर आवेश ऋणात्मक होता है। जब कांच की छड़ को रेशम से लगड़ा जाता है तो परिपाटी के अनुसार रेशम के कपड़े का आवेश ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। यदि कांच की छड़ को रेशम कपड़े से लगड़ा जाता है तो फुलाए जाते गुब्बारे में ऊनी कपड़े को रगड़ा जाता है। ये दोनों कौन ऋणात्मक ऋण आवेश करेगा? तो कौन सा ऋणात्मक आवेश करेगा? तो वो ऋणात्मक आवेश रेशमी कपड़ा रबर का गुब्बारा। क्या कहता है? यदि कांच की छड़ को रेशम कपड़े से रगड़ा जाता है तो फुआरे हुए गुब्बारे में ऊनी कपड़ों का रगड़ा जाता है, तो दोनों के ऋणात्मक आवेश ग्रहण करेगा। ठीक है, अगला कहता है निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हम लोग या परीक्षण करने के लिए किया जाता है कि कोई वस्तु आवेश वहन करता है या नहीं? वो विद्युतदर्शी है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हम लोग या परीक्षण करने के लिए किया जाता है कि कोई वस्तु आवेश वहन करता है या नहीं? उसे विद्युतदर्शी इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। किसी आवेशित वस्तु के आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को भूसंपर्क कहते हैं। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भूसंपर्क कहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही नहीं? तो कौन कौन सही है? गरजने वाले बादलों बनाते समय वायु की धाराएं नीचे की ओर आती है जबकि वर्षा की बूंदें ऊपर जाती है। बिल्कुल गलत है, दोनों नीचे आते हैं। बादलों के ऊपरी किनारों पे निकट धनात्मक एकत्र होता है तथा ऋणात्मक बादलों के निचले सिरे में संचित होता है। ये बात बिल्कुल सही है। क्या कहता है? बादलों के ऊपरी किनारे के निकट, बादल का जो ऊपरी किनारा है उनके निकट धनावेशन एकत्र हो जाता है तथा ऋणात्मक आवेशों के निचले किनारे में संचित हो जाता है।
ठीक है। कहता है विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहता है? दो अथवा दो से अधिक बादलों के बीच हो सकता है। विद्युत का विसर्जन की प्रक्रिया क्या पर विचार करना है? दो अथवा दो से अधिक बादलों के बीच हो सकता है। बादलों अथवा पृथ्वी के बीच भी हो सकता है। बादलों और पृथ्वी के या विभिन्न बादलों के बीच विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया का कारण क्या है? तो बिजली है। बादलों और पृथ्वी के विभिन्न बादलों के बीच विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया क्या कारण है? तो वह बिजली कारण है। आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तड़ित झंझा बादल का गर्जन के दौरान कौन सी मानवीय क्रियाकलाप नहीं होनी चाहिए? तो तार वाले फोन से बातचीत नहीं करनी चाहिए, बाकी जमीन में नीचे बैठ जाना चाहिए। मोबाइल का मोबाइल का उपयोग करना चाहिए और छोटे पेड़ों के नीचे शरण लेना चाहिए। सही बात है, पर तार वाले फोन से बातचीत नहीं करना चाहिए झंझावत हो तो। किसी इस्पात के तड़ित चालक क्यों लगाया जाता है? किसी इस्पात में तड़ित चालक क्यों लगाया जाता है? किसी इस्पात में बिजली की इमारत को टकराने से उत्पन्न आवेशों को भूमि में संवृहित कर देता है ये। ठीक है। फिर कहता है एक प्राकृतिक घटना जिसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है वो भूकंप है। भूकंप की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, बाढ़, चक्रवाती तूफान, वर्षा के कर सकते हैं। 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप के झटके लगे। भुज किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में है। यह 8 अक्टूबर 2005 को हुआ था। उनको भारत के उत्तरी कश्मीर के उरी और जगधार शहर में बड़ा भूकंप आया। इसके पहले गुजरात में 26 जनवरी 2001 को बड़ा भूकंप आया था। डैश के अंदर गहराई के विक्षोभ के कारण उत्पन्न होता है तो भूपट्टी। भूपट्टी के अंदर गहराई में विक्षोभ के कारण भूकंप आता है। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। भूकंप का कारण क्या क्या है? तो भूस्खलन, सुनामी, बाढ़। भूकंप का कारण क्या क्या होता है? भूस्खलन, स्वामी, बाढ़। भूस्खलन, स्वामी, सुनामी, बाढ़, ये भूस्खलन के कारण है। हाँ, अब पृथ्वी के आंतरिक की सतह परतों पर विभिन्न परतों की पहचान कीजिए। तो आंतरिक कोड, बाह्य कोड, मेटल, भूपट्टी। पृथ्वी के आंतरिक से बाहरी, हमको आंतरिक से बाहरी आना है। ठीक है। सबसे पहले आंतरिक कोड, फिर बाहरी कोड, फिर मेटल, फिर भूपटल आ जाएगा। ठीक है। पृथ्वी की प्लेट भूकंप के लिए उत्तरदायी है तो पृथ्वी के भूपट्टी। हम लोग को जो भूकंप आता है वो किसके लिए उत्तरदायी कौन है? तो पृथ्वी की भूपट्टी जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? पृथ्वी की भूपट्टी जिम्मेदार है। पृथ्वी पर भूस्पंदन उत्पन्न होते, पृथ्वी जो पर भूस्पंदन उत्पन्न होती है। कैसे भूस्पंदन उत्पन्न होती है? तो ज्वालामुखी के फटने से, किसी पिंड के पृथ्वी से टकराने से, भूमिगत नाभिकीय विस्फोट से, पृथ्वी की प्लेटों के गति के कारण। किसके कारण होता है? ज्वालामुखी के फटने के कारण, किसी उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने से, भूमिगत नाभिकीय विस्फोट से और पृथ्वी की प्लेटों के गतियों के कारण होता है। ठीक है। भारत में सर्वाधिक भूकंप आने की संभावना वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन है? भारत में सर्वाधिक भूकंप आने की संभावना वाला क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है सर्वाधिक संभावना वाला क्षेत्र? कौन? 1 2 3 4 5 सभी है। कौन कौन है? तो कश्मीर है, पश्चिमी और केंद्रीय हिमालय है, समस्त उत्तर पूर्व है, कच्छ का रण राजस्थान, गंगा का मैदान है और दक्षिण भारत के कुछ भाग भूकंप क्षेत्र में आते हैं। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये रुड़की में। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रुड़की में है। फिर आता है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उसे फोकस कहते हैं। जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उसे फोकस कहते हैं। जहाँ सबसे पहले भूकंप पहुँचता है उसे अभिकेंद्र कहते हैं। रिएक्टर स्केल से भूकंप की तरंगों की तीव्रता का मापन करते हैं। सभी सही है। अब हमारा आखिरी चैप्टर प्रकाश, जिसमें हम लोग टोटल 32 क्वेश्चन करेंगे और हमारा चैप्टर क्लास 8 खत्म हो जाएगा। परिवर्तन के बाद पृष्ठों के वापस आने की किरण को एक परावर्तित किरण कहते हैं। परिवर्तन के बाद पृष्ठों पर वापस आने की किरणों को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। किसी पृष्ठ के सबसे बड़ी प्रकाश किरण को डैश कहते हैं तो उसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं। किसी पृष्ठ पे पड़ने वाली प्रकाश किरणों को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। डैश और आपतित किरणों के बीच निर्मित कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच निर्मित कोण को अभिलंब और आपतित किरण के बीच निर्मित कोण को आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच निर्मित कोण को आपतन कोण कहते हैं। डैश परावर्तित किरणों के बीच निर्मित कोण का परावर्तन कोण कहलाता है। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच निर्मित कौन सा? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच निर्मित कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। पहले क्या था? अभिलंब और आपतित किरण के बीच को आपतन कोण। अभिलंब और आपतित किरण आएगा तो आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच परावर्तन कोण।
परावर्तन का नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी इनमें से किस प्रकाश किरण को परावर्तन के लिए सत्य है, तो ये केवल समतल पृष्ठ पे, केवल अवतल पृष्ठ पे, उत्तल सभी पे। आपतन परावर्तित का नियम क्या कहता है? परावर्तित का नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, ये सब में सत्य होता है, समतल में भी, उत्तल में भी, अवतल में भी, सभी में सत्य होता है। ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब आपतन बिंदु पर कहाँ पर मिलते हैं? तो ये तीनों आपको कहाँ पर मिलेंगे? तो ये एक ही तल में मिलते हैं। अभिलंब किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण एक ही तल पर होते हैं। अभिलंब किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण एक ही तल पर होते हैं परावर्तन में। फिर आता है दर्पण द्वारा बनाए गए छवि में वस्तु के बाएं तरफ दिखाई देता है। दर्पण द्वारा बनाए गए छवि को वस्तु के बाएं तरफ दिखाई देता है और दाएं और बाईं ओर दिखता है, उसे कहते हैं हम लोग पार्श्व परावर्तन कहते हैं। परावर्तित विस्तृत परावर्तन तब होता है जब विस्तृत परावर्तन तब होता है जब परावर्तन के बाद समानांतर। विस्तृत परावर्तन तब नहीं होता है जब, क्या करें, विस्तृत परावर्तन तब नहीं होता है जब, कब नहीं होता है? जब परावर्तन समतल ना हो, परावर्तित सतह ना हो। क्वेश्चन क्या लिखा है? विस्तृत परावर्तन तब नहीं होता है जब परावर्तन के बाद समतल रहता है। क्या लिखा है? जब किसी समतल कोण, जब किसी समानांतर कोण किसी खुदरे या अनियमित पृष्ठ में से परावर्तित होने के पश्चात समानांतर नहीं होता है, ऐसे परावर्तित को विस्तृत परावर्तन कहते हैं। जब दर्पण जैसे अधिक चमकदार सतह पर अधिक परावर्तित होता है तब, जब दर्पण में जैसे अधिक चमकदार सतह पर प्रकाश परावर्तित होता है तब नियमित परावर्तन होता है। बहुमूर्ति दशा कैड्रोफाइड किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एक समतल दर्पण द्वारा बहुल परावर्तन पे। बहुमूर्ति दशा कैलेडोस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये एक समतल दर्पण के बहुल परावर्तन पर है। ठीक है। सफेद प्रकाश के घटक रंगों का विभाजन को क्या कहते हैं? जो सफेद प्रकाश के घटक के रंगों के विभाजन को क्या कहते हैं? उसे विक्षेपण कहते हैं। सफेद प्रकाश के घटक के रंगों के विभाजन को विक्षेपण कहते हैं। सफेद रंगों के घटक के विभाजन के सफेद प्रकाश के घटकों के रंगों के विभाजन को विक्षेपण कहते हैं। आंखों के पारदर्शी अग्रभाग को स्वस्थ मंडल क्रोनिया कहते हैं। आंखों के पारदर्शी अंग के आप क्या कहते हैं? तो स्वच्छ मंडल क्रोनिया कहते हैं। ठीक है। क्रोनिया के पीछे एक गहरा मंसल संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे परितालिका आइरिस कहते हैं। क्रोनिया के पीछे एक गहरी मसल संरचना होती है जिसे हम लोग परितालिका आइरिस कहते हैं। मानव आंखों में एक महत्वपूर्ण अंग परितालिका का कार्य क्या है? तो पुतली के आकार को नियंत्रित करना। मानव आंखों में महत्वपूर्ण अंग परितालिका का कार्य क्या है? तो पुतली के आकार को नियंत्रित करना। मानव आंखों में प्रकाश महत्वपूर्ण अंग परितालिका का कार्य क्या है? पुतली के आकार को नियंत्रित करना। नेत्र के उस भाग का नाम बताएं जो उसे विशिष्ट रंग प्रदान करता है, उसे परितालिका कहते हैं। नेत्र के उस भाग का नाम बताएं जो उसे विशिष्ट रंग प्रदान करता है, उसे परितालिका कहते हैं। आंखों का कौन सा भाग आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो कौन नियंत्रित करता है? तो वो नियंत्रित करता है, परितालिका नियंत्रित करती है। आंखों में जो प्रकाश जो जाता है उसे कौन नियंत्रित करता है? परितालिका आंखों में प्रवेश की मात्रा को नियंत्रित करती है। पुतली का आकार डैश के द्वारा नियंत्रित होता है? तो परितालिका के द्वारा। जो पुतली का आकार है उसको कौन नियंत्रित करता है? परितालिका नियंत्रित करती है। लेंस प्रकाश की आंखों के पीछे एक परत पर फोकस करता है, इस परत को दृष्टिपटल कहते हैं। लेंस प्रकाश की आंखों को पीछे की तरफ फोकस करता है, इस परत को दृष्टिपटल कहते हैं। तंत्रिका प्रकाश द्वारा अनुभव किए गए संवेदनाओं को डैश द्वारा मस्तिष्क में पहुंचा दिया जाता है? तो दृक् तंत्रिका द्वारा। तंत्रिका कोशिकाओं का अनुभव द्वारा संवेदनाओं को डैश के द्वारा मस्तिष्क में पहुंचाया जाता है? तो दृक् तंत्रिका के द्वारा पहुंचाया जाता है। मानव नेत्र की सलकाओं और शंकुओं के विषय में कौन सा सही कथन का चयन कीजिए? तो सही कथन का क्या है? तो बी। क्या लिखा? मानव नेत्र की सलकाओं और शंकुओं के विषय के सही कथन क्या है? तो शंकु तीव्र प्रकाश के सुग्राही होते, तंतु शंकु जो है वो तीव्र प्रकाश के सुग्राही होते हैं। शंकु तीव्र प्रकार के सुग्राही होते हैं। सलकाएं मंद प्रकाश के जबकि सलाकाएं जो होती है वो मंद प्रकाश के प्रति सुग्राही होती है। मानव नेत्र में शंकुओं के विषय में सही कथन का चयन कीजिए। तो क्या है? शंकु तीव्र प्रकाश के सुग्राही है। शंकु रंगों के वर्णों की सूचनाएं भी भेजता है। दृष्टि ऑप्टिकल तंत्रिका और रेटिना के संयोजन पर संभव नहीं है। जहाँ संवेदी कोशिकाएं नहीं होती, संयोजन को अंध बिंदु कहते हैं। दृष्टि ऑप्टिकल तंत्रिका
और रेटिना संयोजन पर संभव नहीं है, जहां संवेदी कोशिकाएं इस प्रयोजन को अंध बिंदु कहते हैं। एक छवि को प्रभाव मानव नेत्र के नेत्र पटल पर लगभग तब तक बना रहता है 1/16 सेकंड तक। एक छवि का प्रभाव मानव नेत्र के नेत्र पटल पर लगभग कब तक बना रहता है, तो 1/16 सेकंड तक बना रहता है। फिर आता है हम जो चलचित्र देखते हैं वह वास्तव में अलग अलग अनेक चित्रों का उपयुक्त क्रम में पदे का प्रक्षेपण होता है। उन्हें नेत्र के सामने प्रायः किस दर में परिवर्तित होने से दिखाते हैं, तो 16 प्रतिबिंबों के प्रतिबिंब में। एक समान वयस्क मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि से न्यूनतम दूरी क्या होती है, तो 25 सेंटीमीटर। एक समान वयस्क मनुष्यों के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विशेष रूप से वृद्धावस्था में नेत्र दृष्टि धुंधली हो जाती है, उसे मोतियाबिंद कहते हैं। यह दोष चित्कर्ष संभव नहीं है। वह न्यूनतम दूरी जिस पर नेत्र वस्तु की सुस्पष्ट देखा जा सकता है आयु के साथ कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। सूर्य या किसी शक्तिशाली लैंप में अत्यधिक तीव्र प्रकाश अथवा लेजर टॉर्च में प्रकाश किसकी क्षति को पहुंचाया जा सकता है, तो किसकी क्षति को पहुंचाया जा सकता है, तो वो पहुंचाया जा सकता है आपका रेटिना पे पहुंचाया जा सकता है। फिर कहता है किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। कच्ची गाजर को उपयोगी तथा हरी सब्जी पालक तथा कांड लीवर तेल किसके लिए है, तो ये सब विटामिन ए के लिए है। बेल पद्धति किसमें कितने केंद्रीकृत पैटर्न होते हैं, तो 63। बेल पद्धति में कितने बुंदीकृत पैटर्न होते हैं, तो 63 होते हैं, 63। चतुष्टाकीय युक्ति में किसमें सर्वाधिक लोकप्रिय है, तो ब्रेल में। चतुर्थ युक्ति व्यक्ति के किसमें सर्वाधिक लोकप्रिय साधन है, तो ब्रेल में है। किसमें है, ब्रेल में। इस तरह करके हमारा क्लास सेट खत्म हो गया। अब हमारे अगर यहाँ तक कोई पहुँचता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसे तो नहीं है पहुँचता है।